हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो आपके पास 25 से लेकर 31 अगस्त 2025 के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने अपनी पुरानी वाली शीट कंप्लीट कर ली होगी और उसके साथ जो जो स्टैटिक है वो आपने ऐड कर लिया होगा। ठीक है, देखो बेटा, स्टैटिक ना एक्चुअली में सीन ऐसा है कि आप लोग बोल रहे थे कॉमेंट्स पे कि स्टैटिक को नोट मतलब इस पे पीपीटी पे नोट किया जाए तो डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे जो जो चीज़ें ऐड करवाई जाती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो पुरानी ही हमने कवर की होती हैं, तो वो आप इसके साथ यहाँ पर टैली कर लिया करो और साथ ही लिख लिया करो, है ना। चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके आंसर्स आप दे देंगे यहाँ पर अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए उसके बाद पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन पे बढ़ते हैं जिसका नाम आता है अपॉइंटमेंट और पर्सन्स इन न्यूज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहली न्यूज़ को देखते हैं और उसके साथ क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं उसके बारे में बात करना यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो आपके पास कहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अपॉइंट करा है किसको, अनीश दयाल को एज ए न्यू डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। गौर करना, ठीक है। अब ये एडवाइजर क्या है क्या नहीं है ये सब समझाऊंगी अभी आपको, बस अभी के लिए पहले आप इतना याद रखिए कि इनके ऊपर एक एडवाइजर है और उसके बाद ये कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, कहता है अनीश दयाल की जब हम बात करते हैं तो 1998 बैच आईपीएस ऑफिसर है मणिपुर कैडर से और रिटायर हुए थे सर्विसेज से कब, इन दिसंबर 2024। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है ही इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल। ठीक है, इनका मेन काम इंडिया के इंटरनल अफेयर्स को संभालने में रहा है, जैसे कि सिक्योरिटीज पोस्ट करना कहां पर, जम्मू कश्मीर में। और आपको पता है कि राइट विंग एक एक्सट्रीमिज्म होते हैं, एक लेफ्ट विंग होते हैं जिनको आप नक्सली वगैरह भी ऐसा कह सकते हैं, वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और जितनी भी इंसर्जेंसी हुई नॉर्थ ईस्ट में, और गौर करो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बुरा हाल किसका हुआ था, तो हमने करंट अफेयर में पढ़ा हुआ है मणिपुर का, या आपको यहाँ पर याद होगा। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है अनीश दयाल का, और अब इनको क्या अपॉइंट कर लिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इनको अपॉइंट किया गया है। तो पहले आपको शायद यहां तक एक चीज क्लियर हो चुकी होगी, अब आगे बात करते हैं और क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की, तो एक हम इसका फॉर्मेशन ईयर फिर से याद कर लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि इसका फॉर्मेशन ईयर 31 अक्टूबर 2019 का है। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल रिवोक हुआ था, तो सबको पता है कि आर्टिकल 370 को क्या किया गया था, यहाँ पर रिवोक किया गया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास जम्मू कश्मीर के साथ। ठीक है, और याद करो हमने पिछले हफ्ते करंट अफेयर पढ़ा था कि डल लेक के पास कुछ गेम्स होने वाले हैं। क्या नाम है उनके, आप मुझे बताएंगे क्या नाम है उनका। ठीक है, डल लेक में कुछ गेम्स होने वाली थी, अगर आपको याद होगा खेलो इंडिया से कुछ रिलेटेड थी। आप मुझे बताएंगे कि वो कहां पर, जम्मू कश्मीर में डल लेक में कौन सी गेम्स होने वाली हैं। ठीक है, अब अगला, यहां तक पहले क्लियर हो गया आपके पास। अब बात करते हैं किसके बारे में, इस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह कह रहे हैं। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक समझो पहले इस बात का, इस न्यूज़ का पहले बेसिक फैक्ट समझो ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। समझते हैं, देखो बेटा समझो, अगर हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, गौर करेंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी बेटा वो तो एडवाइजर हुए ना, तो कोई बॉडी भी तो होगी, तो बॉडी का नाम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो बॉडी का नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, मतलब इसी काउंसिल के एक एडवाइजर हैं और एक कौन अपॉइंट हुए हैं, इसी बॉडी के एक डिप्यूटी, जो कह सकते हैं आप यहाँ पे डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं। क्लियर हो गया, तो आप यहां पर पहले क्लियर रखेंगे इस बॉडी से एसोसिएटेड है। अब एक क्वेश्चन बनता है, इस बॉडी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इस बॉडी को बनाने की जरूरत तब पड़ती है बच्चे जब पाकिस्तान, गौर करेंगे, जब पाकिस्तान कौन सा टेस्ट कर रहा था, अपना न्यूक्लियर टेस्ट की बातचीत चल रही थी, और उसी टाइम पीरियड पे अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाने की बात की जा रही थी। गौर करेंगे उसी टाइम पर की जा रही थी, ये 1990s का टाइम था, पर 1990s में ये बॉडी 1990 में ये बॉडी क्या नहीं कर पाई, बन नहीं पाई, और ये बिल्कुल ही फिर प्लान क्या हो गया अपने पास, अबॉलिश हो गया। ठीक है, फिर 1998 में, गौर करते हैं 1998
1998 में अगर आप गौर करें तो सरकार आती है किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी आती है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है। और जब उनकी सरकार आती है तो आप याद रखेंगे उस टाइम पीरियड पे एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है, गौर करना, एक फोर्स को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम था केसी पंत। क्या नाम था उसका? तो आप याद रखेंगे केसी पंत टास्क फोर्स, उनका नाम, उस फोर्स का नाम था, या फिर आप कमेटी भी कह सकते हैं, इस फोर्स का नाम था। और इस फोर्स ने एडवाइस करा था कि इसी फोर्स ने या इसी कमेटी ने एडवाइस करा था 1998 के आसपास कि क्या होनी चाहिए इंडिया में एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए। क्लियर है? तो अगर कभी आपसे पूछेगा कि केसी पंत टास्क फोर्स इज एसोसिएटेड विद, तो आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और कब बनी है ये बॉडी? 1998 में। क्लियर हो गया यहाँ पे? और 1998 में जब ये बनी होगी तो इसका पहला कोई तो एडवाइजर बना होगा ना। तो गौर करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो फर्स्ट एडवाइजर था या फिर पहला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बना? तो आप याद रखेंगे ब्रजेश मिश्रा। क्या नाम था उनका? ब्रजेश मिश्रा। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। तो ये पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात समझो इसी के साथ की कि एट प्रेजेंट कौन है। गौर करेंगे एट प्रेजेंट कौन है? तो आप याद रखेंगे एट प्रेजेंट अजीत दोवल हैं। कौन है यहाँ पर? अजीत दोवल। आपने बहुत सारी मूवीज, वेब सीरीज देखी होंगी जिसमें अजीत दोवल को दर्शाया गया है, जैसे उरी मूवी हो गई, और अभी एक अपने पास एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था सलाहकार। तो आप देख सकते हैं वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया किसका? अजीत दोवल का। क्लियर हो गया? तो गौर करेंगे 1990 से जब पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था तब से बातचीत चली थी कि क्या होनी चाहिए, हमारे पास भी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए। पर यह काउंसिल बन नहीं पाई थी। और फिर कब बनी थी? तो आप याद रखेंगे 1998। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और कौन सी कमेटी को या कौन से टास्क फोर्स को यह काम दिया गया था? तो उस कमेटी का या उस टास्क फोर्स का नाम था आपके पास केसी पंत। और 1998 में यह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमारे पास बनकर तैयार होती है। क्लियर हो गया आपके पास? तो ये था मतलब ये हो गया आपके पास एक पहला पॉइंट जो आपको बिल्कुल ही यहां पर क्लियर करके जाना है। ठीक है, अब एक चीज समझो बच्चा, ये तो देखो समझना, ये जो अजीत दोवल है, अजीत दोवल तो एडवाइजर नहीं है। गौर करो मैंने क्या बोला? अजीत दोवल कौन है बेटा? बताओ जरा सा। एडवाइजर है। मतलब ये जो नेशनल, गौर करेंगे, ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ध्यान से सुनना, इसका हेड कौन होता है? पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है दिमाग में। ठीक है, अगर मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड कौन होता है? तो आप याद रखेंगे जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होगा वो किसका हेड होगा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड होगा। और इन्हीं के अंडर कौन आएगा? एडवाइजर, जो कि अभी कौन है? अजीत दोवल है, जिनका मेन काम है किसकी मदद करना? जिनका मेन काम है प्रधानमंत्री की मदद करना। किन किन चीजों को लेकर? गौर करेंगे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, फॉरेन पॉलिसीज को लेकर, डिफेंस स्ट्रैटेजीज बनाना। ठीक है, और उसके अलावा जब जब इंडिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे कोई सवाल उठेगा तो कौन आएंगे काम यहां पर? कौन एडवाइस करेंगे? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल यहां पर एडवाइस करेंगे। क्लियर हो गया? और उन्हीं के डिप्यूटी अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? अनीश दयाल। आई थिंक आपको यहां तक की बात समझ में आई है। ठीक है, ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, और याद रखेंगे, और यहां पर मतलब ये आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा और क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे वाले पे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला कहता है सेबी। आप सबको पता है सेबी का मेन काम क्या है? जितना भी सिक्योरिटीज है या स्टॉक मार्केट है उसको हेड, उसको पूरा का पूरा कह सकते हैं आप यहाँ पर, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को मेंटेन करने का काम कौन करती है? तो सेबी करती है। तो क्या कहा गया है समझना, यहाँ पर क्लियर करना। देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है सेबी की जब हम बात करते हैं, सेबी ने अपॉइंट करा है अमित प्रधान, अवनीश पांडे और संजय चंद्रकांत पुराव को एज ए ईडीज। क्या अपॉइंट हुए हैं वहां पर? ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अब गौर करना कौन कौन किस किस जगह पर गया है। सॉरी, ये अब आप यहां पर देखेंगे। कहता है जो अमित प्रधान है वो क्या बनेंगे यहाँ पे? जो लीगल अफेयर डिपार्टमेंट है और उसके अलावा प्रोसिक्यूशन और सेटलमेंट डिपार्टमेंट है उसके चार्ज को संभालेंगे। उसके अलावा जो अवनीश पांडे हैं वो क्या बनेंगे यहाँ पर? वो सेबी का जो इंफॉर्मेशन या आईटी डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर देखेंगे। और
आप मुझे बताएंगे, मैंने करंट अफेयर में कराया हुआ है कि फादर ऑफ आईटी कौन है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, फादर ऑफ आईटी कौन है, आप बताएंगे। अगला कहता है जो संजय चंद्रकांत पुराव हैं वो कॉरपोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर या इस डिपार्टमेंट को यहाँ पर संभालेंगे। क्लियर हो गया। तो सेबी की 3 अलग अलग अपॉइंटमेंट हुई हैं, वो तीनों बने क्या हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बने हैं, पर अलग अलग बॉडी के हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। जब हम सेबी की बात करते हैं तो सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1998 में इसकी क्या की गई थी, यहाँ पर स्थापना की गई, सॉरी 1988, आई एम सो सॉरी, 1988 में क्या की गई थी बच्चे, इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपको याद होगा तो करवाया हुआ है पहले भी आपको, कब बनी थी ये 1988 को। पर इसको स्टैट्यूटरी का दर्जा, गौर करेंगे, इसे किस चीज का दर्जा दिया गया था बाद में, तो आप याद रखेंगे स्टैट्यूटरी का जो स्टेटस मिला था, वो स्टेटस कब मिला था, 12 अप्रैल, अगर आपको याद होगा 1992। कई बार हम ये कर चुके हैं, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ पर मिलते हैं, तो आप याद रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं। और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है, तो आप याद रखेंगे अभी जो चेयरपर्सन है उनका नाम है तुहिन कांता पांडे। क्या नाम है उनका, तुहिन कांता पांडे, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या सेबी की कोई फीमेल भी चीफ रही हैं या चेयरपर्सन रही हैं, आप मुझे बताएंगे। ठीक है। और करवाया हुआ है आपको, क्योंकि याद करो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे और उनके बाद उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन पूरी टीम बैठी हुई थी। वो बात अलग है कि इनके जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो इनको बेचारों को क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, वो अलग बात है। पर आपको याद बताना है मुझे कि वो कौन सी पहली फीमेल है जो सेबी की क्या बनी थी, चेयरपर्सन बनी थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला और अगले के साथ यहाँ पर चीजें कंप्लीट करते हैं। ठीक है। आइए, कहता है एक इंडियन क्रिकेटर है जिनका नाम क्या है, चित्तेश्वर अरविंद पुजारा, आपने देखा होगा इनको। और कहता है ये वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट टेस्ट स्पेशलिस्ट है। जो टेस्ट मैच होते हैं वहां पर इनका एक मतलब वो टेस्ट स्पेशलिस्ट है, टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट, आप ऐसा कह सकते हैं। इन्होंने रिटायरमेंट देती है ऑल फॉर्मेट ऑफ इंडियन क्रिकेट थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है। वहां पर बताया था, कहता है ही रिप्रेजेंटेड इंडिया, इंडिया को कितने मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो 103 टेस्ट मैचेस। और बेटा कभी आपसे इतना नहीं पूछेगा कितने रन कितना क्या, ये बस रीडिंग पर्सपेक्टिव से। अगला, ही ऑल्सो प्लेड 5 ODIs फॉर इंडिया, 5 ODI भी खेले हुए हैं। और कहता है ही होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट बॉल फेस्ड बाय एन इंडियन इन अ टेस्ट इनिंग, 525 बॉल्स इन्होंने फेस करी हैं। ठीक है। बस इतना सही आपके पास यहाँ पर करंट अफेयर है। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कहां पर है, आप मुझे बताएंगे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कहां पर है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कहां पर आता है, आप मुझे क्लियर करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला वाला करंट अफेयर देखते हैं। अगला कहता है एनडीबी। कुछ याद होगा, याद करो, हम ब्रिक्स बहुत टाइम से पढ़ रहे थे। हमने पिछले जून जुलाई वाले टाइम पे ब्रिक्स को बड़ा पढ़ा था। ठीक है। पहले ब्रिक्स को समझ लेते हैं, फिर इस न्यूज़ पे आते हैं कि न्यूज़ क्या कहना चाहती है। ठीक है। गौर करना, देखो जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे एक पहला पेज ले रही हूँ आपके पास। ठीक है। और इसके साथ क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी वो यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है। और ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, बट स्टिल जो नए बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर देख लेंगे और ये याद रखेंगे कि ब्रिक्स कैसी ऑर्गेनाइजेशन है और क्या इसका काम यहाँ पर रहता है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास यहाँ पे और गौर करेंगे। ठीक है। देखिए, जब हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, ब्रिक की बात करते हैं, क्योंकि शुरू में ये ब्रिक्स बिल्कुल नहीं थी, इसका नाम क्या था, ब्रिक ही था। तो गौर करेंगे क्या नाम आता है इसका, ब्रिक। तो कहता है जो ब्रिक टर्म है, अब ब्रिक का फुल फॉर्म क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो शुरू में यही 4 कंट्रीज थी, ये आपको सबसे पहले यहां पर क्लियर रखना है। तो कहता है ब्रिक जो है वो टर्म देने वाला कौन था, तो आप याद रखेंगे जिम ओ'नील। और ये कौन था, तो ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था। ठीक है। और इस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहले एक टर्म दी थी और उस टर्म का नाम क्या था बच्चे, उस टर्म का नाम था आपके पास ब्रिक। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और ये टर्म उन्होंने कब दी थी, तो आप याद रखेंगे सन 2001 में इस टर्म को यहाँ पर दिया गया था। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, इस टर्म को कब दिया गया है, तो जिम ओ'नील के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया था, 2001 में। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इसके पहले समिट की, ठीक है, ये उन कंट्रीज का ग्रुप है बच्चे जो कि अभी डेवलपिंग है। ठीक है। मतलब कि सीधी बात है कि धीरे धीरे करके अपनी चीजों को सुधार रही हैं।
हैं। अब गौर करना, इन सारी कंट्रीज में एक सिमिलैरिटी भी है कि इनके पास जनसंख्या लगभग एक जैसी है। एक जैसी बोलने का मतलब है एरिया में भी काफ़ी बड़ी कंट्रीज हैं, प्लस पॉपुलेशन के मामले में भी बहुत बड़ी कंट्रीज हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कि ब्रिक्स की पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी, तो आप याद रखेंगे ब्रिक्स की जो पहली समिट हुई थी वो पहली समिट कब हुई थी? 2009 में। कब हुई थी बेटा? 2009 में। और 2009 में कहाँ पर हुई थी? तो आप क्लियर रखेंगे कहाँ पर हुई थी? रशिया में। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब सन 2010 का टाइम आया तो ब्रिक के अंदर एक कंट्री बढ़ गई और उस कंट्री का नाम पड़ा हमारे पास साउथ अफ्रीका। क्या नाम पड़ा इसका? साउथ अफ्रीका। ये आपने क्लियर रखना है, ठीक है। तो तब इसका नाम पड़ा आपके पास, तब से इसका नाम क्या चल रहा है हमारे पास यहाँ पे? ब्रिक्स। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर है पहले आपके पास। अब अगला पॉइंट समझते हैं बेटा और इस पर गौर करते हैं। जब 2015 में गौर करेंगे, जब हम बात करते हैं 2015 की, जब हम बात करते हैं किसकी? 2014 की जब हम बात करते हैं, 2014-15 की हम बात करते हैं, तो इसी ब्रिक्स की एक समिट कहाँ पर हो रही थी? ब्रिक्स की समिट कहाँ पर हो रही थी? ब्राजील में। और वहीं पर एक आइडिया कंसीव किया गया था और वो आइडिया था कि इन कंट्रीज का एक अपना खुद का बैंक भी होना चाहिए। और उस बैंक का नाम आपके पास क्या पड़ा था? तो आप याद रखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो क्या नाम है उस बैंक का? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की, तो इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ मिलते हैं? शंघाई। और शंघाई कहाँ पर आएगा आपके पास? तो आप याद रखेंगे शंघाई चाइना में आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर मैं बोलूं कि इसके पहले चेयरपर्सन कौन थे, तो याद रखना भारतीय थे और उनका नाम था केवी कामत। क्या नाम था उनका? केवी कामत, या कमात भी पढ़ते हैं, इनका नाम था। और 2015 से लेकर 2020 तक ये क्या रहे हैं? एनडीबी के प्रेसिडेंट बनकर रहे हैं। क्लियर हो गया। और गौर करेंगे ब्राजील में, और ब्राजील में कहां पर हो रहा था? तो जगह का नाम है फोर्टेलेजा, ठीक है। याद रखना फोर्टेलियाजा पढ़ते हैं इसको, फोर्टेलियाजा। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। क्लियर है। और कभी अगर आपसे पूछा जाए कि इसने एग्जैक्ट काम करना कब से शुरू करा इस बैंक ने, तो आपका आंसर यहां पर होगा 2015, ठीक है। 2015 जुलाई का टाइम पीरियड था, तब से इस बैंक ने प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करा था। और कौन सा वाला जुलाई है? तो 21 जुलाई। ये आप इसके साथ यहां पर नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर हम एट प्रेजेंट बात करें, अब अगर हम आज की बात करते हैं, तो आज आज ब्रिक्स के कितने मेंबर हो चुके हैं या कितने लोग बढ़ चुके हैं, ये हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले गौर करो 2024 पे, ठीक है। 2024 में कुछ और कंट्रीज थी जिसने किसको ज्वाइन कर लिया था? ब्रिक्स को ज्वाइन करा था। गौर करेंगे 2024 में कुछ कंट्रीज ने किसको ज्वाइन करा था? ब्रिक्स को। यहां पर क्या कर लिया था? ज्वाइन कर लिया था। उसमें एक नाम है आपके पास ईरान, एक नाम आता है यूएई, एक नाम आता है आपके पास इजिप्ट, और एक नाम और आपके पास यहां पर आएगा इथोपिया। क्या नाम आएगा इसका? इथोपिया। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। और भी देश थे बेटा, पर उन्होंने क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, ठीक है। मेंबरशिप को छोड़ दिया था। और 2025 का करंट अफेयर कहता है कि एक और कंट्री जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन करा था, दैट इज इंडोनेशिया। कौन सी आती है? इंडोनेशिया। तो आप इसी तरीके से बना लेना अपने पास और इसे लिखकर वाइंड अप कर देना, ठीक है। चलिए, अच्छा अब एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है, पर वो वहीं करते हैं, न्यूज में करते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब न्यूज में करते हैं और न्यूज के साथ समझ लेते हैं। देखो, ब्रिक्स की जो अभी लास्ट मीटिंग हुई थी वो कौन सी वाली थी? वो 17th ब्रिक्स समिट थी। याद रखना है आपने, ये 17th ब्रिक्स समिट थी। क्लियर रखना है। और ये 17th कहां पर हुई है? तो आप याद रखेंगे ब्राजील में ही। और ब्राजील में कहां पर? तो रियो दी जेनेरियो, ये नाम आपके पास यहां पर निकल कर आता है। क्लियर हो गया। अब जो फ्यूचर में होने वाली है, मतलब जो 18th वाली ब्रिक्स समिट होगी, वो कहां पर होगी बच्चे? इंडिया में। और कब होनी है? तो 2026 में। ये आपने क्लियर रखना है, ठीक है। तो ऐसे जो फ्यूचर प्रपोज्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आपने बिल्कुल क्लियर रखने हैं और अपने साथ इनको लिखकर साइड पे कवर कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास न्यूज, ये तो हो गया हमारे पास स्टैटिक वाला पोर्शन। अब आते हैं न्यूज पे और न्यूज को समझकर इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्या लिखा है न्यूज में और पढ़ते हैं।
कहता है द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स कंट्रीज का, उसके एक नए वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम क्या है, राजीव रंजन। क्या नाम है इनका, राजीव रंजन। और कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट हुए हैं, 5 साल। अगर आपने गौर करा होगा जो मैंने अभी आपको बोला था, तो मैंने आपको अभी बोला जो पहले केवी कामत थे वो भी कितने सालों के लिए अपॉइंट हुए थे, 5 साल। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया आपके पास। अब अगला देखते हैं, क्लियर हो गया। कहता है ही जॉइंड आरबीआई, इन्होंने आरबीआई को ज्वाइन करा था 1989 में। उसके अलावा इन्होंने एक ईडी का भी काम करा है, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एमपीसी के भी मेंबर रहे हैं। एमपीसी याद करो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी क्या रहे हैं, यहाँ पर ये मेंबर रहे हैं। क्लियर है। आप मुझे बताएंगे आरबीआई कब बना था, करवाया हुआ क्वेश्चन है, और एमपीसी कब बनी थी, ये दोनों क्वेश्चन आपको करवाए गए थे पिछले लेक्चर्स में, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। अगला कहता है बच्चे, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है बेटा, इस बॉडी को बनाया गया था क्यों, या फिर आप ऐसा कह लो कि ये पब्लिक सेक्टर एक कंपनी है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि इंडिया में एक नया मिशन लॉन्च हुआ था जिसका नाम था नेशनल सोलर मिशन। क्या नाम था बेटा इसका, तो आप याद रखेंगे, इसका नाम था नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। ध्यान से सुनना, कौन सा मिशन चलाया गया था इंडिया में, नेशनल सोलर मिशन, जिसका मेन काम क्या था बेटा, जिसका मेन काम था कि कुछ ऐसे स्टेप्स लेना जो कि किसके लिए काम आए, मतलब धीरे धीरे करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना था। इसके लिए एक बॉडी बनाई, मतलब ये पहले तो ये मिशन आया और इस मिशन के अंदर इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया। क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं और क्या लिखा है क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है जो अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की, जिसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, उन्होंने आकाश त्रिपाठी को क्या बनाया है, एमडी बनाया है किसका, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जो कि एक सरकारी कंपनी है और किसके अंदर काम कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये क्या कर रही है, काम कर रही है। क्लियर हो गया। कहता है प्रीवियस पोस्ट क्या थी इनकी, तो एडिशनल सेक्रेटरी काम का नहीं है, यहाँ बस इतना आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और मेन काम क्या है बेटा इनका, मेन काम है कि इंडिया की मदद करनी है, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है, कब तक, 2030 तक, ये इनका मिशन हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो आप याद रखेंगे कौन सा मिशन चला था 2010 में, नेशनल सोलर मिशन, याद रखेंगे आप यहाँ पर। और इसी के अंदर और ध्यान रखना बेटा, ये जो मिशन चलाया गया था ये इंडिया का, आप ऐसा कह सकते हैं, इंडियाज नेशनल प्लान था, ये इंडिया का प्लान क्लाइमेट चेंज, ठीक है, या फॉर क्लाइमेट एक्शन भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, फॉर क्लाइमेट एक्शन लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो क्लाइमेट एक्शन नाम का एक प्रोग्राम था, उसी के अंदर एनएसएम या नेशनल सोलर मिशन को बनाया गया और इसी के अंदर इस बॉडी को बनाया गया। क्लियर हो गया सबके पास। और इस बॉडी का क्या काम है मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया, मतलब इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करना है, आगे प्रमोट करना है, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर मेन फोकस यहाँ पर किसके ऊपर है, तो सोलर एनर्जी के ऊपर है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, अगला क्या आता है, अगला कहता है न्यू ईडी अपॉइंट हुए हैं किसके, आईएमएफ के। ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा ये, ठीक है। अगेन जो अपॉइंटमेंट कमेटी है जिसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, उन्होंने जो उर्जित पटेल है, कुछ याद होगा, उर्जित पटेल हमारे कौन रह चुके हैं, आरबीआई के पुराने गवर्नर रह चुके हैं, और अब ये क्या बने हैं, ईडी बने हैं किसके, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के। गौर करना किसके बने हैं, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक बहुत बड़ी बॉडी है जो कि क्या करती है, वर्ल्ड लेवल पे आप ऐसा कह सकते हैं पैसे का लेन देन संभालती है, ठीक है। सीधी सीधी बात है, जितना भी पैसे से लेन देन है उसको क्या करती है, संभालती है। कहता है यहाँ पर एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन पटेल विल रिमेन दिस पोस्ट, कितने सालों के लिए रहेंगे यहाँ पे, 3 साल, और फिर अगर निकालना भी होगा तो वो सोचा जाएगा, ठीक है। अगला कहता है इनसे पहले कौन थे, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये भी थे यहाँ पर। और उसके बाद अब यहाँ पर गौर करेंगे 2016 में ये हमारे 24वें आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है आईएमएफ का, उसके अंदर कितने ईडीज होते हैं, मतलब कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, 25 होते हैं, और जिनको इलेक्ट किया जाता है उन्हीं की मेंबर कंट्रीज के द्वारा। अब एक क्वेश्चन बनता है कितनी मेंबर कंट्रीज हैं आईएमएफ की, तो ध्यान देना कितनी है, 190 क्या आती है इसके पास मेंबर
कंट्रीज हैं, ठीक है। और वहां से कितने ईडीज निकल कर आते हैं, बताओ जरा सा, कितने ईडीज निकल कर आते हैं? 25। ये आपने क्लियर रखना है। और गौर करेंगे जो ये अपने पास कौन है, उर्जित पटेल है, वो इंडियन ग्रुप के हैं। अब इंडियन ग्रुप का मतलब हो गया कि वो किस किस को संभालेंगे, इंडिया को भी, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। बेटा नहीं तो 190 नहीं होने चाहिए थे यहाँ पर, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, अब यहाँ पर ये जो, हाँ ये तो क्लियर हो गया, आपको ग्रुप्स में काम करेंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग डे टू डे बिजनेस ऑफ द IMF। तो जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका सारा कार्यभार, मतलब उसका कह सकते हैं ईडी वाला जो काम है वो कौन संभालेंगे, उर्जित पटेल संभालेंगे। क्लियर हो गया। और कहता है IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं इसके, वॉशिंगटन DC USA में। और ये कब बनी थी बॉडी, तो आपने याद रखना है 1944 में ये बॉडी यहाँ पर बनकर आई थी। क्लियर हो गया। और ये RBI गवर्नर हमारे कब से कब तक रहे थे, तो 2016 से लेकर 18 तक उर्जित पटेल हमारे RBI गवर्नर थे। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट आपके पास करंट अफेयर। अगला कहता है BCCI के इंटरिम प्रेसिडेंट। इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए। तो गौर करते हैं, कहता है राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट बने हैं किसके, राजीव शुक्ला जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं BCCI के, और 2020 से मतलब वहीं पे एक्टिव हैं ये। तो कहता है अब ये इंटरिम प्रेसिडेंट बनेंगे किसके, BCCI के, जब रॉजर बिनी ने स्टेप डाउन कर लिया है, क्योंकि उनकी उम्र कितनी पहुंच चुकी है यहाँ पर, 70 साल पहुंच चुकी है, ठीक है। राजीव शुक्ला MP हैं राज्यसभा छत्तीसगढ़ से, और इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2011 को भी क्या करा था, हेड करा था, ठीक है। करंट जो एज गैप है वो कितनी है यहाँ पर, 70 साल। याद रखना किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था, लोधा कमेटी से। बट द न्यू एक्ट अलाउ दोस एज 70 to 75 वो कंटेस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज के लिए। मतलब अगर BCCI के अलावा जो अपने पास ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके लिए जा सकते हैं। कहता है एज पर द न्यू रूल द ऑफिस बियरर्स मस्ट स्टेप डाउन आफ्टर 9 years। अब ये देख लेना, इतना काम का नहीं है, बस इतना आपके लिए यहाँ पे काम का था, कौन यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन देखना शुरू करते हैं। अगला सेक्शन आता है आपके पास नेशनल अफेयर, ठीक है। बात करते हैं नेशनल अफेयर के बारे में। कहता है बेटा ऑनलाइन गेमिंग को बंद कर दिया गया है, समझना है इस बात को, ठीक है। देखो 2 प्रकार की गेम्स होती हैं, समझो इस बात को। एक गेम होती है जो हम अपने मजे के लिए खेल रहे होते हैं, ठीक है। एक गेम होती है जो हम अपने मजे के पर्सपेक्टिव से खेल रहे होते हैं, और कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो आपकी स्किल को बढ़ा रही होती हैं, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं क्या करा रही होती हैं, आपकी स्किल को एनहांस करने का काम कर रही होती हैं। तो यहाँ पे सरकार ने उन गेम्स को बंद करा है जिनमें मॉनेटरी अमाउंट लगता है। मतलब अगर मान लो मैं उस गेम को डाउनलोड करूंगी तब भी पैसा लगेगा, और उस गेम का पर्पस भी क्या है, पैसा कमाना है। जैसे ड्रीम 11 याद करो, MPL हो गया, रमी सर्कल हो गया, पोकरबाजी हो गया, ठीक है। तो याद रखना है इन सब गेम्स को क्या किया जा रहा है, अब बंद किया जा रहा है, जहां पर एक्चुअली में रियल पैसा लगता है, जहां पर एक्चुअली में रियल पैसा लगता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया समझते हैं। कहता है जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने अपना एसेंट मतलब अपना जवाब दे दिया है प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, ताकि क्या किया जाए, एमिंग टू एनकरेज इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स वाइल प्रोहिबिटिंग द हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो ध्यान रखना है जहां पर ऐसी चीजें हो रही है जहां पर पैसे से ज्यादा बातें चल रही हैं उसको यहां पर बैन करने की बात की गई है, ठीक है। मतलब बैन तो क्या खत्म ही कर देंगे। कहता है अगर ऐसा कोई भी बंदा जो उनको क्या करेगा, एडवर्टाइज भी करेगा या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेगा, मतलब मान लो मैंने ऐसे गेम बना दी सरकार को दिखाने के लिए कि भाई मेरी गेम में तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, पर बाद में क्या लगा मैं चुप के आपसे पैसा मांग रही हूँ, तो इसमें भी यहाँ पर क्या होगा, मेरे ऊपर एक कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो आपने याद रखना है, चाहे डेवलपर हो, चाहे प्रमोटर हो, चाहे गेम बनाने वाला हो, चाहे गेम को प्रमोट करने वाला हो, और किस प्लेटफॉर्म से वो क्या हो रही है यहाँ पर लोड की जा रही है, ठीक है, वो सब के ऊपर अब यहाँ पर क्या बढ़ेगा, यहाँ पे पेनल्टीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। कहता है अब यहाँ पे क्लियर हो गया। कहता है
अब 4 टाइप्स की ऑनलाइन गेमिंग्स यहाँ पर बताई गई है। कहता है ई स्पोर्ट्स हो गया, सोशल गेम, एजुकेशनल और ऑनलाइन मनी गेम्स। तो अब यहाँ पर कितनी पेनल्टी पड़ेगी तो आप गौर करेंगे यहाँ पर, मतलब बोलने का मतलब हो गया 3 साल तक की जेल हो सकती है अगर आपने कोई गेम को डेवलप करा, प्रमोट करा, प्लेटफॉर्म पे लेकर आई और एडवर्टाइज करा, और या तो फिर 1 करोड़ तक का आपको क्या पड़ सकता है, यहाँ पर फाइन पड़ सकता है। और हो सकता है कि दोनों हो जाए, मतलब 3 साल की जेल भी हो जाए और 1 करोड़ की क्या पड़ जाए, आपको पेनल्टी भी पड़ जाए। और गौर करेंगे जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं उन्हें सरकार पूरा का पूरा सपोर्ट करना चाहती है। और यूथ को, जो यूथ पागल हो चला है, वो यूथ जो कि किस तरफ जा रहा है, गेम के पीछे, माता पिता के अकाउंट खाली कर दिए, ये सब काम धंधों को क्या करने की बात हो रही है, बंद करने की बात हो रही है। ठीक है, तो यूथ बचेगा ही नहीं, जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग में लगा पड़ा हुआ है, उसे क्या बचा लेंगे हम यहाँ पे, तो उसको बचाना पड़ेगा। पहले बचाएंगे कैसे, जब वो गलत चीज़ों में लगा है वहाँ से निकाल कर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्या बोला यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन मनी गेम विल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट, 2 साल जेल और कितना हो सकता है, 50 लाख तक का जुर्माना, और साथ दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपने रिस्क पे करेंगे अगर ऐसा कोई भी लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और करने की जरूरत क्या है, तो करने की पहले तो जरूरत है बच्चों की एडिक्शन फोन के प्रति और साथ ही साथ उनका मेंटल हेल्थ का खत्म होना। सेकंड गौर करेंगे, फाइनेंशियली खत्म करना है, भाई अकाउंट खाली कर दिए अपने माता पिता के गेम के चक्कर में। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसी गेम की आड़ में कोई आपको टेररिस्ट फंडिंग करने की बात कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सरकार क्या करने जा रही है, इसको बंद करने जा रही है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे पब्लिक सेफ्टी के लिए भी ये काम यहां पर देखा जा सकता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले करंट अफेयर पे आते हैं। अगला क्लासेस में मैंने आपको कई बारी, अच्छा बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, याद करो प्रोजेक्ट टाइगर, सबसे पहले याद करो प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 याद होगा सबको। ठीक है, अंडर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और ये प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, 1972 का है। तो अगर आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना था, टाइगर को क्या करना था, यहाँ पर प्रिजर्व करना था, टाइगर को यहाँ पर बचाना था। तो कहता है नेपाल ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है किसको, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, जो कि इंडिया का एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसमें हमें बिग कैट की 7 स्पीसीज को क्या करना है, यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। तो कहता है अगर जब नेपाल ने ज्वाइन कर लिया तो इसके मेंबर टोटल अब 13 हो चुके हैं, जिनके नाम आपके पास लिखे हुए, आप रीड कर लेंगे इसको। और गौर करना, IBCA का मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च करने में या फाउंडिंग मेंबर कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और इन्होंने 9 अप्रैल 2023 को यह आइडिया दिया था, कहां पर, जब हम प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं सालगिरह मना रहे थे, कहां पर, मैसूरू कर्नाटका में। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, फरवरी 2024 में इन्होंने अप्रूव करा था कि इसके हेडक्वार्टर भी कहां रहेंगे, इंडिया में। तो आपको पता होना चाहिए ऐसी 2 ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर इंडिया में हैं, उसमें से एक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और एक अगर आपको याद होगा जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में आपको देखने को मिलते हैं। और इसके लिए एक बजटरी सपोर्ट भी रखा गया, डेट इज 150 करोड़ 5 सालों के लिए। क्लियर रखना है, क्लियर हो गया। और ध्यान रखना 1973 से पहले हमारा नेशनल एनिमल लायन था, और 1973 के बाद हमारा नेशनल एनिमल आ चुका है टाइगर, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, चलिए अब ये नेपाल है, नेपाल को थोड़ा सा बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है इट इज एन इंटरनेशनल अलायंस ऑफ 95 रेंज कंट्रीज, और नॉन रेंज कंट्रीज भी आ जाती हैं। और वो 7 बिग कैट कौन कौन सी हैं, क्लास में कराई हुई है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। मैंने आपको बताया हुआ है कि जैगुआर और प्यूमा इंडिया में नहीं है, बाकी सारी की सारी 5 स्पीसीज कहां पर है, इंडिया में हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया। कहता
कहता है जनवरी 23, 2025 इसके हेडक्वार्टर्स को लीगल स्टेटस मिला था और अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, इंडिया में कौन संभाल रहा है इसको, तो इसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है, एक आपके पास स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना है आपने। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी थी, तो आप याद रखेंगे सन 2005 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, जिसका मेन काम क्या है, टाइगर की प्रोटेक्शन, टाइगर्स को बचाने का। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेपाल वाले मैप पे और नेपाल के साथ 2-4 फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम नेपाल की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया और नेपाल कितना किलोमीटर बॉर्डर टच करता है, तो 1751 किलोमीटर, ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारी कौन कौन सी स्टेट्स इसके साथ बॉर्डर टच करती हैं, तो डेट इज उत्तराखंड आ जाएगा आपके पास, यूपी आ जाएगा, फिर आगे आपके पास बिहार आ जाएगा, फिर आपके पास वेस्ट बंगाल आ जाएगा और उसके बाद एक आपके पास सिक्किम आ जाएगा। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, जो किसके साथ बॉर्डर टच करता है, नेपाल के साथ टच करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। जब जब नेपाल आए तो एक और याद रखना, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सगौली। ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ सगौली, ये हमने नहीं कही थी। ट्रीटी ऑफ सगौली ब्रिटिश इंडिया के साथ हुई है। किसके साथ हुई है, ब्रिटिश इंडिया। और कब हुई थी, 4 मार्च 1816 को ये ट्रीटी की गई थी। और नेपाल इस ट्रीटी के अंदर किसका पार्ट बना था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना था। क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको एक दिन कराया हुआ था कि जो नेपाल है, नेपाल और इंडिया का रोटी बेटी का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है बताना जरा सा, रोटी बेटी का रिश्ता, मतलब यहाँ से लड़कियां, यहाँ से नहीं बोलने का मतलब है, नेपाल की जो बॉर्डरिंग टच एरियाज है वहां से लड़कियों की शादियां कहाँ पर होती हैं, नेपाल में, और नेपाल की लड़कियों की शादी होती है कहाँ पर, यूपी में। और रोटी का मतलब हो गया कमाने के पर्सपेक्टिव से वहां पर जाते रहते हैं। क्लियर है। और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर, वो भी कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो इसका आंसर भी नेपाल आपके पास यहाँ पर आता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। अगला कहता है ऑल इंडिया स्पीकर्स की क्या हुई है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। अच्छा, स्पीकर कहाँ होते हैं पहले समझते हैं, ठीक है। समझना, देखो बेटा, अगर मैं सेंटर लेवल की बात करूं, ध्यान से सुनना, सेंटर मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ, जो कि आप पॉलिटी के अंदर पढ़ के जाते हैं। पार्लियामेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो 2 हाउसेज होते हैं, एक कौन सा होता है, राज्यसभा, और एक कौन सा होता है बच्चे, लोकसभा। क्लियर हो गया। इन दोनों घरों के, ध्यान से सुनना, इन दोनों घरों के कौन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब इनका काम कौन संभालते हैं, तो याद करो कौन होते हैं, इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कहा जाता है चेयरमैन, ठीक है। और इसी के मतलब चेयरमैन के अंडर एक और होते हैं, दैट इज डिप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। तो 2 हो गए ना अपने पास यहाँ पे, ठीक है। राज्यसभा के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वैसे ही लोकसभा के अंदर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, गौर करना, जिन्हें कहा जाता है स्पीकर। क्या कहा जाता है, स्पीकर। और याद रखेंगे डिप्यूटी स्पीकर उनको ही कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो एक कौन होता है, स्पीकर, और एक कौन होता है, डिप्यूटी स्पीकर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। पहले ये क्लियर हुआ आपके पास। अब मैं बात करूं स्टेट्स की, स्टेट्स की, तो स्टेट्स के अंदर भी 2 घर होते हैं, तो हम समझना इस बात को। एक होता है विधान परिषद, एक का नाम क्या होता है, विधान परिषद, जिसको हम अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव काउंसिल कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और गौर करेंगे एक घर कौन सा होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। जब मैं असेंबली बोल रही हूँ तो ये तो हर राज्य के अंदर है, और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं, इसके अंदर भी 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। एक का नाम क्या होता है, स्पीकर, ठीक है। और याद रखना एक का नाम होता है डिप्यूटी स्पीकर। क्लियर हो गया। और यहाँ पर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है चेयरमैन, ध्यान रखना। और एक कौन होता है, डिप्यूटी चेयरमैन, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। क्लियर हो गया। अब गौर करो, हमने न्यूज की हेडिंग क्या पढ़ी, हमने न्यूज की हेडिंग पढ़ी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस है, मतलब जो लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर है इनकी मीटिंग हुई है, प्लस गौर करो जो विधानसभा है वहां के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर्स की मीटिंग
हुई है। आई थिंक पहले आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है। अब गौर करना क्यों हुई है और क्या इसके कारण है, ठीक है, गौर करते हैं। देखिए, कहता है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने 2 दिनों तक चलने वाली ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करा है। और कहाँ करा है? दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में, नई दिल्ली में। क्यों? क्योंकि 100th एनिवर्सरी है किसकी? विट्ठल भाई पटेल। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल सुने होंगे, उनके बड़े भाई का नाम क्या है? विट्ठल भाई पटेल, जो कि एक फ्रीडम फाइटर भी थे और जो पहले, गौर करना, पहले इलेक्टेड क्या बने थे? इंडियन प्रेसिडेंट, और उसको स्पीकर भी कह सकते हैं किसके? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। गौर करना, अंग्रेज़ों ने तो हमें शुरू में इतनी पावर ही नहीं दी थी कि हमें अपने साथ बैठाएं, ठीक है, वो तो बाद की बातें हैं, 1920s के बाद की बातें, जब उन्होंने थोड़ी बहुत हम पे थोड़ी सी कह सकते हैं दया दिखाना शुरू कर दी। तो गौर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कहता है ही ऑल्सो विजिटेड एन एग्जीबिशन अंडर द थीम वीर विट्ठल भाई पटेल गौरव कथा ऑन द लाइफ ऑफ विट्ठल भाई पटेल एट द प्रेमिसेस ऑफ दिल्ली असेंबली। तो सीधी सीधी बात हो गई, विट्ठल भाई से रिलेटेड ही पूरा डेटा आता है। किसके बड़े भाई थे मैंने आपको बता दिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहते हैं और इनको बिस्मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बिस्मार्क भी कहते हैं। और इन्हीं की याद में 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कब मनाते हैं? 21 अप्रैल। किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1925 में ये इलेक्ट हुए थे, इंडिया के प्रेसिडेंट और स्पीकर बने थे, याद रखना है। किसको सक्सीड करने के बाद? तो फ्रेडरिक वाइट को सक्सीड करने के बाद, ठीक है। चलिए, ये विट्ठल भाई पटेल के बारे में सारा डेटा है, ये आपकी शीट में नहीं है, ठीक है, ये मैंने ऐड करा है, तो आप इसके साथ यहाँ पर इसको पूरा टैली करेंगे और इसे वाइंड अप करेंगे। देखिए क्या कहता है। कहता है ये जो स्पीकर है, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि कौन सी एनिवर्सरी है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। आइए, कहता है अर्ली लाइफ से बढ़ते हैं। कहता है विट्ठल भाई पटेल किसके भाई हैं पता है आपको, और इन्होंने भी लॉ की पढ़ाई करी है बॉम्बे। कहाँ पर लॉ की पढ़ाई करी है? बॉम्बे में। जब कहाँ से पढ़कर आ चुके थे? इंग्लैंड से, सॉरी, प्रैक्टिस करी है लॉ की कहाँ पर? बॉम्बे में। कहाँ से पढ़ के आने के बाद? इंग्लैंड से पढ़कर आने के बाद। इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर गए थे और उसके बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव, समझो, मतलब पहले विधानसभा में गए हैं, फिर कहाँ गए हैं? पार्लियामेंट में गए हैं। ऐसी इजी भाषा में याद रखो, पहले विधानसभा, फिर कहाँ गए होंगे? पार्लियामेंट गए होंगे, ठीक है। अगला कहता है जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था और जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, बेटा याद रखना, बड़े बड़े लोग जो गांधी जी के साथ हाँ हाँ जी 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 कर रहे थे, उन सब ने यहाँ पर गांधी को क्रिटिसाइज करा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने चौरी चौरा कांड के बाद किस मूवमेंट को वापस ले लिया था? तो याद रखना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहाँ चले गए? को फाउंडेड, मतलब स्वराज पार्टी की स्थापना करी इन्होंने, किसके साथ मिलकर? CR दास और मोतीलाल नेहरू। और स्वराज पार्टी बनी थी 1 जनवरी, याद रखना है, 1923 को। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और उसके बाद 1924 में ये मेंबर बनते हैं और 1925 में ये क्या बनते हैं बच्चे? प्रेसिडेंट बनते हैं। क्लियर हो गया? हाँ या ना? क्लियर है? चलिए आगे। कहता है विट्ठल भाई पटेल रोल इन शेपिंग, ये हेडिंग है बेटा, ठीक है, ये हेडिंग है, याद रखना। अब क्या क्या है इनमें ये समझ लेते हैं। कहता है सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट, गौर करेंगे क्या लिखा हुआ है। कहता है सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस द वार्ड एंड वॉच सिस्टम फॉर पार्लियामेंट सिक्योरिटी। बोलने का मतलब हो गया, जो जब मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट की तो उसमें वार्ड्स बने होते हैं, मतलब कह सकते हैं एरियाज बने होते हैं, और वॉच सिस्टम होता है। आपने सुना होगा पार्लियामेंट की मीटिंग्स में ऊपर से लोग जजमेंट्स को सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनकी सिक्योरिटी वगैरह को मेंटेन करने का काम किसने करा था? विट्ठल भाई पटेल ने, इन्होंने शुरुआत करी थी। स्टूड फर्म अगेंस्ट ब्रिटिश एफर्ट्स टू टेक ओवर पार्लियामेंट सिक्योरिटी। किसके बाद? यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जब उन दोनों ने बॉम्ब फेंका था उसके बाद ये सारी बातें यहाँ पर की गई थी। कहता है इंडियन इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट सेक्रेटरेट एस्टैब्लिश्ड ऑटोनॉमस पार्लियामेंट सेक्रेटरेट रिपोर्टिंग सॉलिडली, मतलब सारा काम इन्होंने करा हुआ है। लेजिस्लेटिव असेंबली डिपार्टमेंट 1929 लेड अ क्रिएशन ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर अ लेजिस्लेटिव बॉडी और स्पीकर्स। तो अब यहाँ पर पूरे इंडिया के स्पीकर्स मिले हैं और आगे फ्यूचर को लेकर किस तरीके से अब स्पीकर किस किस चीज़ पे बात करेंगे। मैंने क्या समझाया? लोकसभा जीत कर आई, उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बना? स्पीकर बना। मान लो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा या पंजाब की विधानसभा जीत कर आई, वहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर
ऑफिसर कौन बना? स्पीकर बना। अब उस स्पीकर का मेन काम क्या है? स्पीकर का मेन काम है वहाँ पे सारी चीज़ों को मेंटेन करना, वहाँ पे सारी चीज़ों को मेंटेन करना, साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनकी तरफ भी बढ़ना और उनकी तरफ भी अपना इंटरेस्ट आगे दिखाना। क्लियर हो गया? तो ये मीटिंग इस तरीके से करी गई है। अच्छा, अब एक डाउट है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे और आप मुझे क्लियर करेंगे। तो जीवी मावलंकर कौन है? जीवी मावलंकर कौन है? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जीवी मावलंकर कौन है? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है जो फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने विजिट करा है कहाँ पर? इंडिया में। गौर करो, ये रहा हमारे पास फिजी आइलैंड, याद रखना है आपने। फिजी एक कंट्री है, सबसे पहले तो एक आर्कीपेलागो है। क्या ये? तो आप याद रखेंगे आर्कीपेलागो है, बताया हुआ है आपको। आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। आर्कीपेलागो का ना, हाँ पेलागो, ठीक है, लेगो। आर्कीपेलागो है मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड है। कहाँ पर आता है ये? तो साउथ वेस्टर्न जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर ये कंट्री हमें देखने को मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है? जो साउथ वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न नहीं आएगा, साउदर्न आएगा। साउदर्न जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर हमें ये कंट्री देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? माना जाता है कि इस कंट्री को कहा जाता है सॉफ्ट कोरल, गौर करना, सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी इसे कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। और ध्यान रखना है हिस्टोरिकली ये कंट्री शुगर केन के लिए बड़ी फेमस थी। ठीक है, ध्यान रखना है हिस्टोरिकली, अभी तो नहीं, अभी भी होगी पर अब कम है, पर हिस्टोरिकली शुगर केन के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या थी? फेमस थी, याद रखना। ठीक है, और याद रखेंगे इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेम्पल है जो कि पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका नाम है श्री शिवा सुब्रमण्यम। इसका नाम है श्री शिवा सुब्रमण्यम हिंदू टेम्पल। ठीक है, ध्यान रखना। और ये पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर, अब साउदर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो गया? अगर ये अर्थ है तो इक्वेटर ने बांट दिया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न है। तो इस साउदर्न में जितने भी टेम्पल्स हैं उनमें से सबसे बड़ा टेम्पल हमें देखने को ये मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो फिजी के प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है कहाँ पर? इंडिया में, और अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पर बातचीत शुरू हुई है। तो कहता है फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए हैं, जिनका नाम है रबुका। अब तुम रबुका याद रखो या सिटी पिटी जो आपको याद रह जाए, याद रखेंगे। और किसने बुलाया था इनको? तो नरेंद्र मोदी ने 3 दिन की विजिट के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ों के ऊपर बात हुई है, जिसमें से एक कुछ मतलब सीधी बात है बेटा, जब 2 कंट्रीज मिल रही हैं तो अपने रिलेशन या बायलेटरल रिलेशंस को क्या करना चाहती हैं? स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं। उसमें आप याद रखेंगे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मोबिलिटी, डिफेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर बात हुई है। उसके अलावा ओशन ऑफ पीस, इसके बारे में भी यहाँ पर पूरी की पूरी बात की गई है। आपको पता है कि पैसिफिक ओशन एक इम्पॉर्टेंट ओशन है जहाँ से हमारा ट्रेड भी क्या करता, हम मतलब जहाँ से हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, और फिजी की कैपिटल क्या आ जाती है आपके पास? सूबा, ये आपने क्लियर रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इंडिया का पहला बायो फाउंड्री नेटवर्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब समझते हैं कि बायो फाउंड्री, ठीक है, क्या है? समझो, देखो क्या हुआ। एक ना पॉलिसी है बेटा, एक पॉलिसी है जिसका नाम है बायो, ध्यान रखेंगे, बायो E3 पॉलिसी। गौर करना, क्या नाम था पॉलिसी का? बायो E3 पॉलिसी। अब इस E3 का फुल फॉर्म क्या है? गौर करेंगे, मतलब बायो का फुल फॉर्म होगा बायोटेक्नोलॉजी, ई का मतलब हो गया यहाँ पे E3 है ना, 3 ई है, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये 3 क्या आती हैं इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म आ गई। इस पॉलिसी को लगभग कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं? 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इस 1 साल की खुशी में, मतलब जो ये पॉलिसी चली थी, इसी खुशी में अब नेशनल फाउंड्री नेटवर्क को यहाँ पर सेंट किया जा रहा है या सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, समझाती हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, क्लियर करते हैं। ठीक है, गौर करना। मैंने आपको बोला कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, तो देखो समझते हैं पहले बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गया। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं एक ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज है, एक बहुत बड़ी रेंज है किसकी? टेक्नोलॉजीज की, जहाँ अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते
बनाते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे कंपनीज में बनते हैं यार, बहुत सारे क्या हैं प्रोडक्ट बनते हैं, पर ये जो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनते हैं। किसकी मदद से? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनते हैं। जैसे कि आज भी कुछ दवाइयाँ हैं और आज भी कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली क्या है अपने पास यहाँ पर केमिकल्स हैं या बायोफ्यूल्स हैं, जो किसकी मदद से बनाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या है इस न्यूज़ का मतलब वो समझते हैं। ठीक है, क्या कहता है देखो, कहता है, समझना इस बात को, यहाँ पर मैं पूरा आपको समझा दूंगी, या इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गौर करते हैं। देखो बेटा, 1 साल कंप्लीट हो गया इस पॉलिसी का, और इसी में भारत सरकार ने इंडिया की पहली बायो फाउंड्री नेटवर्क की क्या कर दी, यहाँ पर स्थापना कर दी। पर इस स्थापना के साथ साथ 6 जो इंस्टीट्यूशन थे बड़े बड़े, उनको भी क्या कर दिया यहाँ पर, मतलब वहाँ पर इनको स्टार्ट कर दिया। कहता है इस नेशनल बायो फाउंड्री को हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा, जैसे हमारे पास कोई मतलब कई अनगिनत छोटी छोटी बायोटेक फैक्ट्रीज है जो दवाइयाँ बना रही हैं, बायोफ्यूल्स बना रही हैं। और अगर हम बात करें मतलब छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, और यहाँ पर क्या होती रहती है, यहाँ पर रिसर्च होती रहती है। पर गौर करो, रिसर्च तो पेपर में ही नहीं रह जाती हैं, बुक्स में ही रह जाती हैं, किताबों में ही लिखी रह जाती हैं कि हाँ इस वाली फलानी रिसर्च को हम क्या करेंगे, आने वाले टाइम पर कोई पॉलिसी बना देंगे, इसके लिए कुछ करेंगे, तो नहीं हो पाता। तो लोग क्या करते हैं, मतलब जो यहाँ साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते रहते हैं, समय समय पर बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं, पर उनको अप्रूव करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अब आप ऐसा समझो, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, मान लो मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, मैंने एक ऐसा बैक्टीरिया तैयार करा जो कि क्या खत्म कर सकता है, प्लास्टिक वेस्ट को बिल्कुल ही खत्म कर सकता है। पर ये तो मेरा आइडिया है ना, अब इस आइडिया को एग्जीक्यूट होने में या सरकार तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो ये काम कैसे चलता रहेगा? ऑन पेपर तो चलेगा, ऑन पेपर तो लिखा हुआ है कि हाँ पूजा ने ये बोला है, ऐसा होगा वैसा होगा, ये तो ठीक है, यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया। पर अगर मैं बोलूँ मतलब अब ये जो है, जो पहले पेपर तक चीज़ें सीमित रह जाती थी, अब नहीं होंगी। इस बायो फाउंड्री की मदद से क्या होगी कि अब जैसे मान लो मैंने क्या फाउंड करा था, बैक्टीरिया। अब उस बैक्टीरिया से जो मतलब मेरे को पैसे वगैरह फंड वगैरह दिया जाएगा और उसमें रिसर्च करके मॉडिफाई करके इन चीज़ों को बनाया जाएगा। मतलब इस पॉलिसी का मेन एम हो गया कि बायो बेस्ड चीज़ों से नए प्रोडक्ट बनाना, फिर इसी के साथ साथ लोगों के पास जॉब्स क्रिएट करना। इसके लिए बहुत सारे बायो एआई हब्स बनाए गए हैं, फाउंड्रीज बनाई गई हैं और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाल कर क्या बनाना है यहाँ पर हमें, क्या बनाना है हमें यहाँ पर, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज बनानी है। बायो मतलब लिविंग और टेक्नोलॉजी मतलब आज का मैटर। ठीक है, तो ये पूरी वही बातें लिखी हुई थी, अब आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, अब एक चीज छूट गई है, वो देखो, कहता है ये जो चैलेंज है इनवाइट करेगा किसको, बच्चों को भी 6 से 12 साल, जो जिनके अभी बिल्कुल ग्रोथ हो रही होती है। कहता है उन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, रिसर्च फैकल्टी, स्टार्टअप सबको यहाँ पर बुलाया जाएगा ताकि वो भी बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस को यहाँ पर प्रोवाइड करना शुरू कर सके। जो 100 बेस्ट आइडियाज होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उस पर कितनी फंडिंग की जाएगी, 25 लाख की यहाँ पर क्या की जाएगी, फंडिंग की जाएगी। पर इसको 2 किश्तों में दिया जाएगा, ट्रेंचेस मतलब किश्तों में दिया जाएगा, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है जो स्वनिधि स्कीम है। आपको पता है कोविड आया था, याद करो कोविड आया था। कोविड में जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, सबसे बुरा हाल किसका हुआ था? उन्हीं का हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी पूरी दिनचर्या, उनका पूरा काम, उनका पूरा सब कुछ किसके बेसिस पे चलता था? तो उनका पूरा इसी बेसिस पे था बेटा, मतलब वो दिहाड़ीदार लोग थे। तो उन दिहाड़ीदार लोगों के लिए सरकार ने क्या करा था, एक स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी जिसका नाम क्या था बच्चे, आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। अब गौर करते हैं, समझते हैं। कहता है यूनियन कैबिनेट चेयर करा प्रधानमंत्री ने ही और अप्रूव कर दिया किसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना है, एक्सटेंशन करना है किसका, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम को यहाँ पर क्या करना है, बढ़ाना है। ऑलरेडी चल रही थी, अब इसे क्या करना है, आगे यहाँ पर बढ़ाना है। इस स्कीम को लाया गया था 1 जून, ध्यान रखेंगे आप, 2020 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर हो गया? और कैसी स्कीम थी ये पढ़ो जरा सा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, मतलब इसमें इसका स्टेट्स का कोई रोल नहीं था। और याद रखेंगे किसने
स्टार्ट करी थी, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है उन्होंने, ताकि उन्हें सपोर्ट किया जाए, मतलब किसको सपोर्ट किया जाए, स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया जाए। क्लियर हो गया यहाँ तक का। अब इसका क्या करा गया है, इसको आगे फर्दर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें लोगों को मतलब पैसा भी देना था, लोन प्रोवाइड करने थे, ताकि वो दोबारा से अपने बिजनेसेस को चला सकें, फिर वो बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ सके और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी बढ़े, मतलब सॉरी डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ भी बढ़े। आज अगर आप जाते हैं, आज अगर आप गौर करते हैं, तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सब्जी वाले से लेकर ठेले वाले, जितने भी अगर आप देखें, तो वहाँ पर आप गौर करते हैं कि वहाँ पर उनके पास, ठीक है, कहीं ना कहीं यूपीआई वाला पूरा का पूरा मेथड है। तो सीधी बात है कि एक क्रेडिट योजना थी ये, जो स्ट्रीट वेंडर्स को और ज़्यादा क्या करना चाहती थी, आत्मनिर्भर करना चाहती थी। क्लियर हो गया। किसने लॉन्च करा ये आप इसके साथ यहाँ पर पढ़ लेंगे। अब स्लैब को देखते हैं, और स्लैब मतलब हो गया कि कितने कितने स्लैब है यहाँ पे, ठीक है। गौर करते हैं, जो पहली किश्त उनको मिलती थी, पहले मिलती थी 10,000 रुपए, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 15,000 रुपए। जो सेकंड किश्त उनको दी जाती थी, डेट इज पहले मिलती थी 20,000, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 25,000। ये किसके लिए है, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, ध्यान रखना। और गौर करेंगे जो लास्ट तीसरी किश्त है वो कितनी थी यहाँ पर, 50,000। ये आपने क्लियर रखना है, पर ये चेंज नहीं हुई है, पहले भी 50 ही थी, अभी भी क्या है यहाँ पर 50 है। कहता है इन ऑर्डर टू एनकरेज डिजिटल एडॉप्शन, आपको याद होगा मैंने भी आपको बोला ना, आप सब्जी लेने जाइए, आप ये सब काम कर, आप सब्जी कभी लेने जाएंगे तो आप गौर करेंगे वहाँ पर उनके पास यूपीआई है। अब ऐसा कोई भी बहुत कम इक्का दुक्का लोग रह गए हैं जिनके पास यूपीआई सिस्टम नहीं है, स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो कहता है अगर डिजिटल अडॉप्शन करते हैं, मान लो मैं स्ट्रीट वेंडर हूँ और मैं डिजिटली पैसा अडॉप्ट कर रही हूँ लोगों से, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, कैशबैक भी मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कैशबैक इंसेंटिव अप टू ₹1600, किसके लिए, रिटेल और होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। तो सीधी बात है, इसका टाइम एक्सटेंड हुआ है और एक्सटेंड करके अब कितना बढ़ा दिया गया है, तो आप 25 चल ही रहा है, तो 2030 तक इसका ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को क्या मिल सके, यहाँ पर मदद मिल सके। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पे आते हैं। अगला कहता है NHAI। अच्छा बेटा ये नेशनल हाईवे है, ठीक है, हेल्थ नहीं है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ठीक है। आपको पता है NHAI मिनिस्टर कौन है अपने पास, नेशनल ट्रांसपोर्ट वाले याद करो तो कौन आते हैं, नितिन गडकरी आते हैं, अगर आपको याद होगा, ठीक है। अब समझो बच्चे, समझना क्या बोल रही है, तो मिनिस्टर है ना, NHAI का मत लिखना, ये कौन है, मिनिस्टर है। अब समझो NHAI ने पार्टनरशिप करा एक कंपनी के साथ जिसका नाम है वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, और एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करा जिसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। पहले समझते हैं आरोहण का मतलब क्या होता है। आरोहण का मतलब होता है आपके पास ऊपर उठना या फिर राइज करना, सीधी बात है, क्या मतलब है, ऊपर उठना, और राइज करने को क्या कहते हैं, आरोहण कहते हैं। समझते हैं क्या न्यूज़ है ये, क्या है बच्चे। देखो अगर मान लेते हैं हम, अगर मतलब जैसे अब जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर टीचर या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके माता पिता क्या करेंगे, उनको फाइनेंशियली मदद करेंगे। पर फाइनेंशियली माता पिता भी तभी मदद करेंगे ना यार जब उनके पास खुद पैसा होगा। पर अब आप सोचो कि एक कोई टोल प्लाजा में एक बंदा काम कर रहा है, ध्यान देना, टोल प्लाजा जहां पर टैक्स लिया जाता है, ठीक है, जहां पर टैक्स बोलो पैसा लिया जाता है, ठीक है, टोल लिया जाता है। जो वो टोल प्लाजा में जो बंदा काम कर रहा है वो तो बेचारा वैसे ही बहुत, मतलब कह लो बहुत कम उसकी सैलरी होगी वहां पर, और अगर उनके बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं सोसाइटी पे, तो उनके लिए पर्टिकुलरली एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। तो आरोहण उन बच्चों की मदद करेगी हायर एजुकेशंस के लिए, उनको स्कॉलरशिप, मेंटरशिप और स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। क्लियर हो गया। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत केयर और इन सब ने हाथ मिलाया है, ताकि क्या करें, जितने भी टोल प्लाजा पे लोग काम करते हैं और जो किसी भी कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, या मतलब ऐसा कह लो, और कारण मेन क्या है, मेन कारण है यहाँ पर फाइनेंशियली, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब इसके अंदर ये मतलब आप ऐसा कह सकते हैं एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें जो है वो करियर गाइडेंस भी बच्चों को प्रॉपर प्रोवाइड की जाएगी, पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, और बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है उसे भी बाहर लाने की बात यहाँ पर
की जाएगी। क्लियर हो गया। कहता है इसके बाद का, अब इसमें क्या होगा बच्चे, 500 ऐसे बच्चे जो 11th से अंडर ग्रेजुएट लेवल पर है। अब यहाँ पर लिखा होगा, देखो गौर करो, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आपके पास आएगा, मतलब 500 ऐसे बच्चे जो कि क्या है 11th क्लास से लेकर अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हैं, उन्हें 12,000 दिए जाएंगे हर साल। क्लियर हो गया। और उसके अलावा जो 50 पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं उन्हें 50,000 दिए जाएंगे हर साल, ताकि उनके ऊपर कोई भी बैरियर ना आए। सीधी बात है बेटा, आरोहण का मतलब हो गया, मतलब ऐसे बच्चे जिनको फाइनेंशियली और सोशल बैरियर से ऊपर उठाना है ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकें। क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये सीधी सीधी न्यूज़ थी और इसमें कोई भारी बात नहीं है। जब हम NHAI की बात करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो ये बॉडी 1998 में हमारे पास बनी थी। तो आप याद रखेंगे 1998 में ये बॉडी हमारे पास बनकर आई थी। क्लियर है। एक्ट आया था, फिर एक्ट के साथ साथ और चीज़ें यहाँ पर हुई थी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है एक सर्वे हुआ है किसको लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर। गौर करना, किसको लेकर सर्वे हुआ है बच्चे, तो आप याद रखेंगे इंडस्ट्रीज को लेकर। और ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि रिकवरी ग्रोथ किसकी, किस सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। किस सेक्टर की बच्चे, तो आप याद रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मतलब सीधी सीधी बात है कि जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो अपने पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसने कितनी ग्रोथ करी है उस पर्टिकुलर के बारे में हमें ये डेटा रिलीज किया गया है। तो कहता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि किसके पास है, राव इंद्रजीत के पास है। याद रखना है आपने, राव इंद्रजीत, ठीक है। कहता है इन्होंने पब्लिश करी है एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक। ये आपने याद रखना है, ठीक है। कहता है तमिलनाडु एक ऐसी पहली स्टेट बनी है जहां पर फैक्ट्रीज भी ज्यादा हैं, पर साथ साथ वहां पे पर्सन्स भी एम्प्लॉयड हैं। मतलब फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, सीधी सीधी बात है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है तो लोगों के पास काम भी तो आ रहा है ना यार, ठीक है। लोगों के पास काम भी तो आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर काम की बात की गई है और लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर की गई है। क्लियर हो गया आपके पास। अब कहता है इसके बाद का, उसके बाद सेकंड नंबर पे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आप इसके साथ डेटा पढ़ लेंगे, इसमें कुछ नहीं है करने के लिए। फिक्स्ड कैपिटल कितना बढ़ चुका है, इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब पैसा सीधे सीधे कितना हो चुका है, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब कहता है ये जो सेक्टर है वो ऐड करता है मोर देन 557 लाख जॉब्स ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा एक आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, एक होता है बेटा जीडीपी। जीडीपी तो अलग कंसेप्ट हो गया ना। जो जीवीए होता है बेटा, ये एक्चुअली में एक मतलब आप ऐसा कह लो, एक साल के अंदर किसी भी सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की है किसी भी चीज में, उसको हम जीवीए कहते हैं। मतलब सीधी सीधी बात होगी बेटा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मतलब ये जो जीवीए एक सेक्टर स्पेसिफिक आप ऐसा कह सकते हैं टूल है, जो कि क्या बता सकता है। देखो जीडीपी क्या बताएगी, ओवरऑल डेवलपमेंट बताएगी, पर जीवीए क्या बताएगा बेटा, जीवीए एक्चुअली में बताता है कि किस सेक्टर ने कितना परसेंट का क्या करा है, यहाँ पर ग्रोथ करा है। क्लियर हो गया। अब गौर करते हैं क्या कहता है, जो इनपुट है वो भी बड़े हैं, आउटपुट भी यहाँ पर बड़े। इनपुट का मतलब है जो हमने लगाया, और आउटपुट मतलब जो प्रोडक्ट बनकर आया। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग बीच में आ जाएगा, ठीक है। कहता है टॉप 5 कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ जीवीए, मैंने बोला ना सेक्टर स्पेसिफिक है। बेसिक मेटल, मोटर व्हीकल्स, केमिकल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यहाँ पर टॉप कर रहे हैं। कहता है टॉप 3 स्टेट्स जो जीवीए में है उसमें महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु हमें देखने को मिलता है। पर अगर हम पूरे के पूरे एम्प्लॉयमेंट पे बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में तमिलनाडु टॉप करता है, फिर गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, और गुजरात टॉप्स अंडर दी फिक्स्ड कैपिटल कैटेगरी, और द टॉप स्टेट्स बाय आउटपुट वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जीवीए के बारे में बात की गई है, ठीक है। मतलब जो भी सामान आपका बनकर तैयार हो रहा है उसमें कितनी वैल्यू एडेड हुई है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। क्लियर हो गया। चलिए अगला वाला, अगला क्या आता है,
अगला आता है रिपोर्ट आई है किसकी, USAIDE की। तो पहले गौर करो, पहले आया होगा USAIDE और ये कब आया था, तो आप याद रखेंगे 2012 और 13 में ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। पर ये जो प्लस वाला मैटर है ये बाद में ऐड हुआ है, गौर करना। प्लस तो तभी होगा ना बेटा जब कोई चीज़ में आप क्या करते हैं, प्लस का मतलब हो गया ऐड हो गया उसके अंदर, और भी कोई चीज़ें आ गई तो याद रखना जो ऐड वाला है, प्लस वाला है, वो 2018 और 19 में हमें देखने को मिलता है। अब ये क्या न्यूज़ है समझना इस बात को। एक्चुअली में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने एक रिपोर्ट को लॉन्च करा है जिसका नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट, याद रखना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। इस स्कीम को यहाँ पर इस रिपोर्ट को यहाँ पर क्या करा है, पब्लिश करा है। ये रिपोर्ट क्या बताती है समझो। ये रिपोर्ट एक स्कूल के अंदर क्या मैनेजमेंट है, गौर करना, भारतीय स्कूलों के अंदर क्या मैनेजमेंट है, क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पर कितने वहाँ पर टीचर्स हैं, कितने बच्चे वहाँ पर एनरोल हो रहे हैं, कितने बच्चे वहाँ से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, कैसी वहाँ की टॉयलेट्स हैं, कैसे वहाँ के बिल्डिंग्स हैं, सबको कवर करता है कौन, ये UDISE। तो प्लस ये बात आपने यहाँ पर क्लियर रखनी है। तो कहता है रिपोर्ट जो है वो पहली बार कहती है फर्स्ट टाइम इन द एनी एकेडमिक ईयर सिंस द इंसेप्शन ऑफ USDI प्लस। तो मैंने अभी आपको बता दिया टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हो चुके हैं, 1 करोड़, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। उसके बाद टीचर पीपल मतलब स्टूडेंट रेशियो कितना है यहाँ पर, तो 2024-25 के कंपैरेटिव यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। पहले कितना था यहाँ पर, पहले यहाँ पर 10 था पहले, और अब कितना हो चुका है यहाँ पर 15। ठीक है, तो ये आप डेटा यहाँ पर पढ़ लेंगे। मतलब प्राइमरी स्कूल में टीचर्स भी बड़े हैं, रेशियो बड़ा है। उसके अलावा मतलब जितने बच्चे उतने टीचर, उसके अलावा प्रिपरेटरी मतलब बड़े लेवल पे, फिर उसके बाद मिडिल और सेकेंडरी लेवल पे भी। कहता है द डेटा ऑफ द रिपोर्ट शोड दैट द टोटल स्कूल एनरोलमेंट नंबर जो है यहाँ पर वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक ये डिक्रीज हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। उसके बाद है द रिपोर्ट हाईलाइट, मैंने अभी आपको बता दिया ये किसके बारे में बताएगी, ड्रॉप आउट, एनरोलमेंट, सब रेशियो के बारे में यहाँ पर बताएगी, टीचर, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें सब कुछ यहाँ पर समझाएंगी। ठीक है, तो ये आप रिपोर्ट इसके साथ पढ़ लेंगे और डेटा याद कर लेंगे। अगला जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसने एक रिपोर्ट को पेश करा है जिसका नाम है नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। नाम से क्लियर हो रहा है वुमेन की सेफ्टी के लिए। ठीक है, ये इंडेक्स को यहाँ पर पेश किया गया है। इसको लॉन्च करने की चेयरपर्सन कौन थी, तो आप याद रखेंगे विजय राहतकर इनका नाम आता है। और अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इसे नारी 2025 भी कहा जाता है। इंडिया का जो सेफ्टी स्कोर है वो फिक्स है बेटा, वो कितना है यहाँ पे 65% है। मतलब इसके ऊपर तो हम गए नहीं ना, 65 से नीचे हम सब हम यहाँ पे क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो कहता है कैप्चरिंग वुमेन्स परसेप्शन ऑन सेफ्टी, इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और एक्सपीरियंसेस इन पब्लिक स्पेस। तो कितनी औरतों का सर्वे किया गया, 12,770 औरतों का। और कितनी सिटीज को कवर किया गया, 31। तो मतलब आप ऐसे समझ लो कि इंडिया का जो नेशनल सेफ्टी स्कोर है वो 65% है। और अब सिटीज को कैटेगरी किया मतलब डिवाइड किया जाएगा कि इस 65% से कोई ऊपर गया है या इसके नीचे है या इस बेंचमार्क से भी नीचे जा चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। रिपोर्ट कहती है कोहिमा जो कि नागालैंड की राजधानी है, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, ये टॉप स्कोरर है किस चीज़ को लेकर यहाँ पर, जहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा देखी गई है किसकी, औरतों की। रांची, श्रीनगर, कलकत्ता ये बॉटम पे आए हैं, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है नारी 2025 इंडेक्स पटना, जयपुर, फरीदाबाद, नई दिल्ली ये भी बताता है कि यहाँ पर भी औरत की जो कंडीशन है वो कैसी है, यहाँ पर औरत की सेफ्टी की जो कंडीशन है वो यहाँ पर बुरी है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, हम कितने भी एडवांस हो जाएं इस मामले में हम अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी की बात तो नहीं होगी यहाँ पर। एनर्जी मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है। समझना क्या लिखा हुआ है। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास है। इन्होंने 6वां एडिशन पेश करा है किसका, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स का। याद रखना है
ताकि क्या देखा जा सके, एक्सेस किया जा सके, ट्रैक किया जा सके राज्यों की प्रोग्रेस किस चीज़ को लेकर कि वो एनर्जी एफिशिएंट हैं या नहीं है। तो ये रिपोर्ट किसने पेश करी है, तो याद रखेंगे BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और उसके साथ अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी ने यहाँ पर कराए। अब इसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं, एक आएंगे फ्रंट रनर्स आएंगे, फिर अचीवर, फिर कंटेंडर और फिर उसके बाद एस्पिरेंट। गौर करते हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने एमर्ज करा है अमंग द ग्रुप 1 स्टेट। याद रखेंगे आप यहाँ पे विद एनर्जी यूज अबव लिखा है यहाँ पर 15 मिनट MOTE आप यहाँ पर MOTE आप यहाँ पे क्लियर रखेंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है और असम भी इसके इस ग्रुप में पहला आ चुका है, फिर त्रिपुरा भी आ गया। कहता है द नंबर ऑफ फ्रंट रनर स्टेट्स जो हैं वो पहले कितने थे 7, अब कितने रह गए यहाँ पे 5 विद आंध्र प्रदेश। ये सब अभी भी सेम पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। असम, केरला, इनको यहाँ पर अचीवर की कैटेगरी में डाला गया है और इनको अभी कंटेंडर की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ देख लेंगे और याद रखना इसी के अंदर बोला गया है बच्चे हमें क्या करना है, हमें नेट ज़ीरो एमिशन करना है। और नेट ज़ीरो एमिशन कब तक करना है हमें, तो आप याद रखेंगे 2070 तक करना है। तो वो कैसे होगा, रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से ही हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे आता है साइंस और टेक, और साइंस और टेक को पढ़कर भी वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, कहता है DRDO ने एक फ्लाइट टेस्ट करा है जिसका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। कहाँ से किया गया, उड़ीसा से। अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 रेंजेस बताई गई थी। पहली वाली का नाम क्या लिखा है, मीडियम रेंज। आपको पता है इस तरीके से यहाँ से लॉन्च किया जाता है, ठीक है, मिसाइल्स वगैरह को, ताकि क्या किया जाए, इनको चेक किया जा सके फ्यूचर में वॉर वगैरह के लिए। तो कहता है जो मीडियम रेंज थी वो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस से ऊपर गई फॉर मीडियम रेंज इंटरसेप्शन। उसके बाद है विशॉट, विशॉट का मतलब होता है शॉर्ट रेंजेस वाली, और ड्यू का मतलब होता है आपके पास पावर्ड लेजर बेस्ड मतलब जो टारगेट को हिट कर रही हैं डायरेक्टली, उन्हें खत्म कर रही हैं। ठीक है, तो इस मिसाइल का क्या करा है यहाँ पे, टेस्ट हुआ है, याद रखेंगे। कहता है इट इंक्लूडेड 3 एरियल टारगेट, 2 थे हाई स्पीड फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, और एक था 1 मल्टी कॉप्टर ड्रोन था वहां पर, फिर उससे उड़ाएंगे। ठीक है, इट सपोर्ट्स मिशन सुदर्शन चक्र। याद करिए अभी आपको जब 15 अगस्त वाली न्यूज़ पढ़ाई थी, इंडिपेंडेंस डे वाली, वहां पर भी मैंने ये कवर कर दिया था आपके पास। ठीक है, चलिए आगे वाले पे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं क्या आता है। अगला आपको याद है गगनयान मिशन ने जाना है। अगर आपको याद होगा गगनयान मिशन में 3 लोगों ने जाना है। अगर आपको याद होगा 3 लोगों ने जाना है, याद रखेंगे आप यहाँ पर। और इसका प्लान है कि 2027 तक इसको क्या कर दिया जाए, लॉन्च कर दिया जाए। ठीक है, अब जब इसे लॉन्च किया जाएगा बेटा, तो लॉन्च करने के बहुत सारे सेक्शन होते हैं, उनमें क्या की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। तो समझो ये जो आपको दिख रहा है ये क्रू मॉड्यूल है। ठीक है, समझाती हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से समझाती हूँ, समझना। देखो क्या बोल रही हूँ मैं। अगर हम बात करें बेटा गगनयान, पहले गगनयान मिशन की बात करते हैं। अगर आपको पता होगा तो गगनयान मिशन जो है उसने 400 किलोमीटर अर्थ की दूरी से कहाँ पर जाना है, मतलब जिसे हम लो अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं, वहाँ पर जाना है अगर हम बात करते हैं। और वहाँ पर एक चक्कर लगाता हुआ यान जाएगा, कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए जाएगा। और उसमें टोटल कितने यात्री रहेंगे, 3। तो मतलब जो अर्थ का लोअर ऑर्बिट है, ये अर्थ है, तो अर्थ का जो 400 किलोमीटर ऊपर, आप ऐसा कह सकते हैं, यहाँ एक यान जाएगा। और उस यान में कितने लोग होंगे, तो आप याद रखेंगे 3, और जाएगा भी कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए। क्लियर हो गया। और कहता है ये मिशन जो है वो 2027 तक का प्लान है। और अब इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए अलग अलग टेस्ट यहाँ पर चल रहे हैं। तो एक टेस्ट हुआ है यहाँ पर जिसका नाम है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। क्या नाम है इसका, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कह रहे हैं। ठीक है, समझना, समझाती हूँ। मतलब स्पेस में रॉकेट भी जाएगा, ये आपको क्लियर है। उसके बाद जो ऑर्बिट मॉड्यूल है जिसने वहाँ पर घूमना है वो भी वहाँ पर जाएगा। पर बेटा जो वापस आएगा, ये तो ऊपर घूमेंगे ना, जो वापस आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा क्रू मॉड्यूल, जिसके अंदर वो 3 लोग बैठ कर जाएंगे। क्लियर हो गया। जिसके अंदर कौन लोग जाएंगे बच्चे, वो 3 लोग बैठ के जाएंगे, जिसमें सीधी सीधी बात है अंतरिक्ष यात्री बैठे होंगे। तो कहता है तो इस क्रू मॉड्यूल में टोटल कितने लोग रहेंगे, 3 रहेंगे। ठीक है, रियलिटी में ना, अभी तो टेस्ट हुआ है, पर रियलिटी में कितने लोग होंगे, यहाँ पे 3 होंगे। तो कहता है मतलब अब समझो जो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप जो आपके पास क्या होती है, ये जो
ड्रॉप टेस्ट है, इसका मतलब होता है कि उसे इस प्रकार हवा में छोड़ा गया, मतलब सीधी सीधी बात है बेटा, ये जो क्रू मॉड्यूल है, इस क्रू मॉड्यूल को जब ऊपर से जब ये नीचे को आएगा तो ऊपर से जब इसे छोड़ा गया तो इसे इतनी स्पीड में, क्योंकि देखो बेटा कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिरेगी तो बहुत स्पीड में आएगी, समझो देखो यहाँ पे समझो, मतलब मान लो कि ये अर्थ है अपने पास, ये अर्थ का वो ऑर्बिट आ गया, यहाँ पर क्या करेगा वो यान घूमेगा। अब इस यान के साथ तो एक मॉड्यूल भी तो गया था जिसमें कितने लोग बैठे थे, याद करो 3, तो ये तो बाकी तो ऊपर घूमते रहेंगे, ये मॉड्यूल ने तो कहाँ पर आना है भाई, नीचे को आना है। जब ये नीचे को आएगा तो बेटा हो सकता है ये इतनी स्पीड में गिरे कि किसी रॉक सरफेस के ऊपर गिर जाए तो फिर यात्री मर जाएंगे हमारे, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो क्या करने की बात हो रही है, इसको धीरे धीरे करके, अब इसके अंदर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, पैराशूट भी लगे हुए हैं, जो एयर ड्रॉप है इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, पैराशूट। तो क्या किया गया, समझो क्या किया गया कि जो मतलब इंटरनेट जो अपने पास इंटीग्रेटेड एयर जो टेस्ट, ये जो एयर ड्रॉप यार टेस्ट है, इसके अंदर क्या किया गया, मतलब इसमें आप ऐसा कहेंगे जिसके अंदर क्रू मॉड्यूल थे, इसमें कई सारे पैराशूट भी हैं जिनका टेस्ट होना था कि क्या वो पैराशूट टाइम पर खुले या नहीं खुले, या उनका कोई और काम तो नहीं है, मतलब ऐसे कई काम थे जिनको क्या करना था, चेक करना था, और ये पैराशूट लगाए गए हैं ताकि क्रू मॉड्यूल की स्पीड को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। मतलब जब ये ऊपर से स्पीड में गिरेगा तो क्या किया जाए, इसे कंट्रोल किया जा सके ताकि ये वहीं पर गिरे जहां पर ज़्यादा नुकसान ना हो। और यही एक टेस्ट था जिसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर सक्सेसफुल किया गया है। तो गौर करो, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कहता है एक डमी वर्जन लिया गया कैप्सूल का जिसका वेट कितना था, 5 टन का, याद रखना, और इसको किसके साथ उड़ाया गया, यहाँ पे चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ। और चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ फिर इसके क्या टेस्ट किए गए होंगे, मतलब ऐसा समझो ना कि ये चिनूक हेलीकॉप्टर है, इसके नीचे वो लगा होगा क्रू मॉड्यूल, तो यहाँ पे जो 3 लोग बैठे हुए थे उनका पैराशूट टाइम पे खुलेगा और फिर वो धीरे धीरे करके, क्योंकि क्रू मॉड्यूल जब पैराशूट खुलेगा तो झटका लगेगा ना क्रू मॉड्यूल को, तो उसकी स्पीड को भी क्या मिलेगा, झटका, वो कम हो जाएगी, तो फिर वो धीरे धीरे करके कहाँ पर आएगा, अर्थ पे, ताकि वो जो 3 लोग जा रहे हैं वो सेफली यहाँ पर उतर सके। क्लियर हो गया। तो ये है आपके पास यहाँ पे न्यूज़, या आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे वाला, अगला कहता है आईएनएस हिमगिरी कमीशन्ड। देखो बेटा 2 चीज़ को समझो, पहले 2 चीज़ों में फ़र्क होता है, ठीक है, समझना। एक होता है बेटा लॉन्च करना, एक का मतलब क्या होता है आपके पास लॉन्च करना, और एक होता है बच्चे आपके पास यहाँ पर आप समझेंगे, एक का मतलब होता है कमीशन करना। लॉन्च का मतलब हुआ बेटा जब कोई वॉरशिप बनकर तैयार हुई, उसको पानी में फर्स्ट टाइम डाला जा रहा है तो वो लॉन्च हो रही है। पर कमीशन का मतलब है जिसके सारे ट्रायल, सारे टेस्ट हो चुके हैं और अब उसको इंडियन नेवी को क्या किया जा रहा है, हैंडओवर किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट 17। क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट 17, जिसके अंदर बड़ी बड़ी वॉरशिप्स को बनाकर यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब जिसके अंदर मेन तो 7 वॉरशिप बननी है, ये यहाँ पर बनाई जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर 3-4 क्लासेज हैं, जिसमें से एक क्लास का नाम है नीलगिरी, और इस नीलगिरी के अंदर भी बहुत सारी क्या होंगी, शिप बन रही होंगी। पहला क्लियर हुआ। पहली वाली का नाम क्या आता है, नीलगिरी क्लास। सेकंड वाली का नाम आता है शिवालिक क्लास, ये आप याद रखेंगे, शिवालिक आ गया। और शिवालिक के बाद एक तीसरी आती है जिसका नाम है तलवार क्लास। क्या नाम है इसका, तलवार क्लास। क्लियर हो गया। अब समझना क्या बोल रहा है, कहता है जो इंडियन नेवी को कमीशन्ड हुई हैं 2 ऐसी छुपी हुई, कह सकते हैं आप यहाँ पर, मतलब दुश्मन के नज़रों से छुपी हुई जो शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, उनको यहाँ पर दिया गया है और उनका नाम है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। किसे मिली है ये, तो ईस्टर्न नेवल कमांड को मिली है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कहता है ये दोनों की दोनों किस प्रोजेक्ट का पार्ट है, प्रोजेक्ट 17 के अंदर किसका पार्ट है, ये शिवालिक क्लास का पार्ट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो आईएनएस उदयगिरी जो है वो दूसरी शिप है प्रोजेक्ट 17A के अंदर, जो कि किसने, गांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने बनाई है। उसके बाद जो हिमगिरी है वो तीसरी शिप है इस 17A के अंदर, याद रखना है, जिसे किसने बनाया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर
ने बनाया है। तो सीधी बात है बेटा, दोनों के दोनों वॉरशिप्स हैं और दोनों किसके अंदर बनने जा रही हैं, तो प्रोजेक्ट 17 के अंदर बनने जा रही हैं। क्लियर हो गया। अब आगे कहता है बोथ फ्रिगेट्स वर डिजाइन इन हाउस बाय द इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, और ये दोनों की दोनों जो फ्रिगेट है फॉलोइंग INS नीलगिरी, नीलगिरी के और नीलगिरी जो है, नीलगिरी आगे आपके पास पहली क्लास होगी, उसके बाद दूसरी कौन सी है, शिवालिक, और तीसरी कौन सी होगी, तलवार क्लास। क्लियर हो गया। तो टोटल 7 वॉरशिप यहाँ पर बनकर आनी है। ठीक है, चलिए अगले सेक्शन पे आते हैं। अगले सेक्शन का नाम है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स पढ़कर वाइंड अप करते हैं, स्पोर्ट्स पढ़कर फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्पोर्ट्स के अंदर क्या बोला गया है, पहला एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी। गौर करो, स्केटिंग कहाँ पर होगी भाई, जहाँ बर्फ होगी। तो गौर करते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में और समझते हैं इसको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, कहता है पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट करेगा एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 को, जो कि बड़ा इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट इवेंट है। कहाँ पर होगा, हिमाद्री रिंक में, देहरादून उत्तराखंड में ये हमें देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया आपके पास, कहाँ पर होगा ये, तो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। स्केटर्स कितनी नेशन से आएंगे, 11 एशियन नेशन से पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर। वो 11 नेशंस देखने पड़ेंगे, नाम कौन कौन से हैं, और 9 डिफरेंट इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए थे। यहाँ पर होंगे नहीं बेटा, हो चुका है ये, सॉरी आई एम सो सॉरी, हो गया है ये। थाईलैंड लेड द टेली विद 30 मेडल्स, यहाँ पे थाईलैंड 30 मेडल लेकर आया। कहता है फॉलोड बाय इंडिया 39 मेडल्स, याद रखेंगे, जिसमें से 9 क्या है अपने पास यहाँ पे गोल्ड हैं। गौर करो, उनके पास गोल्ड कितने, 15, इसीलिए वहां पर वो टैली कर रहा है, वो लीड कर रहा है। जापान सिक्योर द 3rd प्लेस, कितने मेडल लेकर आया है, 23, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है, इंडिया में हुआ था। कहाँ पर, हिमाद्री रेंज में, और हिमाद्री रेंज कहाँ पर आती है, देहरादून उत्तराखंड में ये हुआ था। क्लियर हो गया। अब अगला आता है आपके पास दुरंत कप फुटबॉल। याद करो, जब मैंने आपको फुटबॉल कप लिखवाए तो उसमें एक दुरंत कप आपको लिखवाया हुआ है। कहता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अपना दुरंत कप ट्रॉफी को यहाँ पर लिया है, और किसको हराने के बाद, तो डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हराने के बाद। ये इसका 134वां एडिशन था दुरंत कप का, और कहाँ पर हो रहा था, कैलकाटा वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है। कहता है जो विनिंग टीम है, अगर हम बात करते हैं, उसको मॉनेटरी प्राइज भी मिला है, और ये एक पुरानी टीम है जो इस तरीके से जीतती आई है, और जो रनर अप है उसको 60 लाख यहाँ पर मिलेंगे। कहता है दुरंत कप जो है वो 134th एडिशन था, ये मैंने आपको बता दिया, और ये 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब क्या है आपके पास, टूर्नामेंट है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और सबसे पुराना है एशिया में, और कब हुआ था ये, पहली बार कब हुआ था, 1888 में। ठीक है, आगे कहता है इस टूर्नामेंट के अंदर 43 मैचेस थे, 24 टीम्स थी, और उनके 6 अलग अलग ग्रुप थे। तो गोल्डन प्लेयर में कौन आए हैं, तो LED जो भी नाम आएगा इनका देख लेंगे। सेकंड उसके बाद आता है ये प्लेयर ऑफ वन द गोल्डन प्लेयर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड, और गोल्डन बूट भी मिला है, मतलब हाईएस्ट स्कोरर अवार्ड मिला है। गुरमीत सिंह को गोल्डन ग्लव मतलब बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे अगला वाला, ये पिछले ही हफ्ते हमने करंट अफेयर पढ़ा था, और मैंने आपको बोला था 21 अगस्त 2025 से लेकर, गौर करना, 21 से लेकर 23 अगस्त 2025 तक क्या होने वाले थे, तो आपको याद होगा खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाले थे, जिसका थीम, जिसकी मास्केट सब हम पढ़ चुके थे। और कहाँ पर होना था, ये डल लेक में। मैंने अभी आपसे शुरू में भी क्वेश्चन पूछा था, तो कहता है यहाँ पर कहाँ पर हुए हैं, ये डल लेक श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। और कहता है 3 दिनों तक ये इवेंट चला है, जिसमें 500 एथलीट थे 28 राज्य और यूटी से। कहता है कौन कौन सी कंपटीशन थे इसके अंदर, तो रोइंग, कैनोइंग, केइंग, ये मैंने आपको बताया हुआ है, केइंग, ये सब शिप के नाम पे, बोट के नाम पर दिए गए हैं। और यहाँ पर कितने मेडल इवेंट हुए, 24 मेडल इवेंट हुए हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या लिखा है आगे इसके साथ का। आगे मध्य प्रदेश यहाँ पे टॉप कर रहा है, 10 गोल्ड और 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ। इसके बाद उड़ीसा और केरला आता है। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने अनाउंस करा है इनॉग्रल ऑफ खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स गेम विल बी अपग्रेडेड इनटू अ फुल फ्लेज खेलो इंडिया वाटर गेम्स फ्रॉम 2026। तो इनको यहाँ पर मतलब इनको अपग्रेड किया जाएगा। जो खेलो इंडिया ये गेम्स है, विंटर गेम्स है, इनको यहाँ पर शिफ्ट करके इनको बोला जाएगा खेलो इंडिया वाटर गेम्स। ठीक है, तो इनका क्या क्या सीन है, ये मैं आपको पिछले ही लेक्चर में सारा करा चुकी थी, और मैंने कहा था कि इस बार जब मेडल टैली होगा तब हमें देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, आगे अगले वाले पे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर, अगला कहता है वर्ल्ड यूथ आर्चरी
का चैंपियनशिप हुई है, ठीक है, 19वां एडिशन हुआ है। कहाँ पर हुआ, तो आप याद रखेंगे विनीपेग कनाडा में, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड आर्चरी जो है उसके खुद के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लाओसाने स्विट्जरलैंड। 570 आर्चर्स थे, कितनी कंट्रीज से, 63 से, और उन्होंने यहाँ पे रिकर्व और किसका कंपाउंड, ये जो बेटा वो होता ना, बो होता है, एरो तो तीर हो गया ना, बो जो वो नहीं होता धनुष जैसा, उसके कुछ शेप्स होते हैं, उनको कहा जाता है रिकर्व और कंपाउंड। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। इंडिया 24 मेंबर कंटिजेंट secured 8 medals, placing India at second overall in the medal standing, but won the most gold medal। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, जो कि किसके साथ टाई हो गया है, यूएसए के साथ। साउथ कोरिया टॉप कर रहा है यहाँ पर, और उसके बाद फिर कौन है, यूएसए। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, तो वो पहला, फिर ये थर्ड नंबर पे आ जाता है। अगला आता है फाइड वर्ल्ड कप 2025, कब होने हैं ये, अक्टूबर 2025, और इसके लिए जगह डिसाइड हो चुकी है, गोवा। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। टोटल कितने प्लेयर होंगे, 206 प्लेयर्स याद रखना है, और कितने मॉनेटरी अमाउंट कितना है यहाँ पर, 2 मिलियन याद रखना है, ठीक है। कहता है जो टॉप 3 फिनिशर्स अर्न डायरेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर 2026 का जो कैंडिडेट टूर्नामेंट होगा, जो टॉप 3 आएंगे वो अगले टूर्नामेंट पे भी खेल पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, इंडियाज फ्लैग बियरर फॉर द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स होने वाली है उसके लिए आप ऐसा कह सकते हैं 2 एम्बेसडर्स को यहाँ पर चूज किया गया है, ठीक है। तो फ्लैग बियरर्स को अपॉइंट किया गया, पहले हैं कौन, धर्मवीर, दूसरी कौन है, प्रीतिपाल। याद रखेंगे 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाला है कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में, और ये पहला होगा जब इंडिया, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम इंडिया इज होस्टिंग चैंपियनशिप, और विद कितने मेंबर के साथ, यहाँ पर 73 मेंबर्स के साथ, ठीक है। अगला कहता है कितने, मतलब खेलने वाले कितने होंगे टूर्नामेंट में, और उसके अलावा कितनी कंट्रीज से लोग आएंगे, 107 याद रखना है। और यहाँ पर इस टूर्नामेंट की एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल करंट अफेयर है, ये आप इसके साथ यहाँ पर पढ़कर देखेंगे, ठीक है। और ये कब होना है, तो आप याद रखेंगे 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलने वाला इवेंट ये रहेगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला आता है नीरज चोपड़ा सेकंड आए हैं किसमें, डायमंड लीग में। याद रखना है कहाँ पर हो रही थी ये, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, और जूलियन वेबर वो यहाँ पे टॉप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगला आता है बैंकिंग और इकोनॉमी। बैंकिंग और इकोनॉमी को पढ़कर यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है, गौर करते हैं। मलेशिया, आप ऐसा कह सकते हैं पहली कंट्री बनेगा पूरे के पूरे विश्व में, पहली ऐसी कंट्री बनेगा जिसने एक एआई पावर्ड बैंक को क्या करा है, लॉन्च करा है, और उस बैंक का नाम है राइट बैंक, या आप इसे राइट याद रखो या RYT, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। कहता है ये जो इनिशिएटिव है वो मलेशिया का एक YTL कंपनी है, उसने यहाँ पर क्या करा है, मतलब उसने इसके साथ कोलैबोरेट करा होगा और इसे बनाया होगा, और ये पहला मेजर स्टेप होगा कंट्री का किस चीज़ को लेकर, डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ने को लेकर। कहता है ये 3 लैंग्वेजेस में बात करेगा, एक है भाषा, एक मलेशिया, और एक कौन सा आता है, इंग्लिश। उसके बाद मैडरिन सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू अवेलेबल, मतलब मैडरिन भी एक भाषा है स्पेन की, उसको भी फिर यहाँ पर लाया जाएगा, ठीक है। तो पहली कंट्री कौन सी बनी है, तो आप याद रखेंगे मलेशिया ऐसे करने वाली, या एआई लॉन्च करने वाली, या एआई बैंक को लॉन्च करने वाली पहली कंट्री बनती है। और मलेशिया आती कहाँ पर है, तो आपको याद होना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में आती है ये कंट्री, याद रखना है। और इसकी कैपिटल क्या आती है, कुआलालंपुर। क्या आती है इसकी कैपिटल, कुआलालंपुर। ये हम यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे यहाँ पर एक स्ट्रेट आता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। याद करो, ये कराया हुआ है आपको, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का पूरा का पूरा एक रूट है जो क्या करता है, इंडिया के ट्रेड रूट को, और इसका अंग्रेजों ने भी प्रयोग किया हुआ है। आप मुझे बताएंगे क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सीधी बात है बेटा, जो क्यों लाया जा रहा है इसको बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ताकि और एफिशिएंसी बढ़ सके, सिक्योरिटी आ सके लोगों के अंदर, और कस्टमर्स को एक नया एक्सपीरियंस देखने को यहाँ पर मिलता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे, ठीक है। अगला आता है, अब इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाती हूँ, आप सुनिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए क्या मैं यहाँ पर बोलने जा रही हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो समझो, आपको पता है कि अमेरिका से टेंशन्स बढ़ रही हैं, किसकी, इंडिया की। आप सबको पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अब किसके साथ टेंशन बढ़ रही है, अमेरिका और इंडिया के बीच में क्या बढ़ रही है, यहाँ पे टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं।
इसी बीच में गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बंदे को अपॉइंट करा जिसका नाम है गोल्डमैन सैक। क्या नाम है इसका? गोल्डमैन सैक को अपॉइंट करा है, जो कि एक सोल ट्रांजैक्शन एडवाइजर बनेगा। किसका? 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में जो अपना अपना स्टेक है उसको क्या करने के लिए? डाइल्यूट करने के लिए। नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको बिल्कुल इजी भाषा में समझाती हूँ, समझो। जो भारत सरकार है बेटा, देखो पहले ना बैकग्राउंड समझना इस बात का। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड आपके पास सेवी वाला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ लास्ट वाले में, देखना। कहता है सेवी ने एक नियम निकाला था। सुनना, पहले बैकग्राउंड समझाएंगे फिर न्यूज़ पे आते हैं। कहता है क्या किया गया था बेटा, ये जो अपने पास ये है क्या नाम है इसका? सेबी है। सेबी ने एक नियम निकाला था बेटा कि जो हर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, जितनी भी शेयर होल्डर या जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके जो 25% शेयर होंगे वो अब किसके पास होने चाहिए? पब्लिक के पास होने चाहिए। और जो बचे 75% हैं वो किसके पास होंगे? प्रमोटर हो गए और जो लोग होते हैं उनके पास होने चाहिए। तो सरकार, मतलब जो सरकार है अभी, जो भारत सरकार है, भारत सरकार के जो ये 3-4 पब्लिक सेक्टर बैंक है जिनका नाम क्या है? एक है आईओबी, एक का नाम है सीबीआई, एक है यूको बैंक। यहाँ पर भी किसका पैसा लगा हुआ है? गौर करो, यहाँ पे किसका पैसा लगा हुआ है? भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है। ये क्लियर हो गया? तो भारत सरकार के यहाँ पे कितने % से ज़्यादा स्टेक है? 25% से ज़्यादा के स्टेक यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अब क्या किया जाएगा? समझो, अब क्या किया गया? भारत सरकार ने एक अपॉइंटमेंट करी गोल्डमैन सैक की। अब गोल्डमैन सैक का मेन काम क्या रहेगा? समझो, इसका मेन काम रहेगा इन्वेस्टर्स को ढूंढना और गौर करना इसमें। और क्या करना रहेगा कि जो भी भारत सरकार ने अपना हिस्सेदारी लगा रखी है, किसके अंदर? जो अब भारत सरकार ने जो अपनी हिस्सेदारी लगा रखी है इन 4 बैंकों के अंदर, उस हिस्सेदारी को बेचेगा अब कौन? तो आप याद रखेंगे, भारत सरकार यहाँ पर बेचेगी। इसके लिए किसे अपॉइंट किया गया? गोल्डमैन सैक को अपॉइंट किया गया। इसके करने का कारण क्या है? कि पब्लिक सेक्टर्स में क्या हो सके? रिफॉर्म हो सके और मार्केट पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ सके। ये आपको याद रखना है। सरकार 5-5% मतलब चारों बैंकों से 5-5% का क्या करेगी? बैंक से अपने हिस्सेदारी को बेचेगी। मतलब सरकार, मतलब आप ये मत बोलना कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, नहीं, काम तो अभी भी सरकार के पास ही रहेगा, पर वो 25% वाला डेटा भी तो मेंटेन करना है। तो उसके हिसाब से सरकार क्या करने जा रही है? अपने स्टेक को अलग अलग बैंकों से बेचने जा रही है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला कहता है इंडिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है, इंडिया की जो इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स बाय 2038। अब समझना, पहले पीपीपी क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? समझिए, इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म आपके पास आएगा परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? परचेजिंग पावर पैरिटी। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, इसका फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है? पैरिटी का मतलब होता है बेटा इक्वालिटी। अब समझो क्या मतलब है इसका? मतलब जब एक देश की जो करेंसी है वो दूसरे देश की करेंसी के कंपैरिजन में उस करेंसी की वैल्यू क्या है। नहीं समझ में आया होगा, मैं और इजी भाषा में समझाती हूँ। मतलब समझो, मतलब मान लो मैं और आप यूएस से गए, ठीक है, मान लेते हैं, और हमने वहाँ पर मैकडोनल्ड जो भी है, जो मैकडी है, हमने वहाँ का क्या किया? बर्गर ऑर्डर करा, जिसकी कीमत वहाँ पर कितनी है? $1 है। वही सेम बर्गर जब हमने इंडिया में ऑर्डर करा तो उसकी कीमत कितनी थी? 80 रुपए थी। मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं तो $1 किसके बराबर हो गया? 80 रुपए के बराबर हो गया ना, अगर वैल्यू के तौर पे देखा जाए, पावर के तौर पे देखा जाए तो मतलब आप ऐसा समझते हैं कि पीपीपी एक तरीका है बच्चे, समझना, ये एक तरीका है जिससे अलग अलग देशों की इकोनॉमी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कंपैरिजन किया जाता है। समझ गए? यहाँ तक लोगों का क्या किया जाता है? लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका कंपैरिजन किया जाता है। मतलब देखा जाता है कि किसी देश के लोग अपनी करेंसी से, मतलब अगर इंडिया के लोग हैं हम, तो इंडिया की करेंसी से कितने पैसों में, मतलब अगर मान लो मैं 1000 बोल दूं आपको, तो 1000 में आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं उसकी यहाँ पर बात की गई है। मतलब समझते हैं, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं। मतलब जो बास्केट ऑफ गुड्स है, बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब हो गया, मान लेते हैं कि मैं और आप रोज़ एक मार्केट में जाते हैं जहाँ से हम रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ों को लेकर आते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, अंडे हो गए, ब्रेड हो गया, उसके अलावा आपके पास आलू हो गए, एक्सेट्रा। अब मैं इतना सारा सामान खरीदने गई और मेरा
मेरा कितना रुपए लग गया वहाँ पर, 1000 लग गया। अब इसी बास्केट का सेम सामान जब मैं कहाँ पर खरीदने गई यूएसए में, तो कितना पैसा लग गया वहाँ पर, $50 लग गया। तो मतलब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, मतलब एक कंपैरिजन किया गया। तो मतलब इंडिया का जो 1000 रुपये, जो इंडिया के 1000 रुपये हैं और यूएसए के जो $50 हैं, वो बिल्कुल ही क्या है बेटा, बराबर हैं। पर एक बात और समझना, मतलब यहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज वैल्यू है, मतलब मेरे पास $1 था, मैं उसको एक्सचेंज कराने गई तो मुझे कुछ और अमाउंट मिला। मैं एक्सचेंज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपकी जो कंट्री है उसका पैसा और जो मेरी कंट्री है उसका पैसा हमें कितनी चीज़ें खरीदने का या हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने का कितना पावर देती है, उसे कहते हैं हम यहाँ पर क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो मतलब यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझो, अगर मान लो $1 80 रुपये के बराबर है, मतलब $1 कितने रुपए के बराबर है, मान लेते हैं 80 रुपये के बराबर है। तो $50 से सारा सामान आ रहा था, याद करो $50 से आ रहा था। तो $50 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 80 के साथ, तो कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 4000 निकल कर आ गया ना। ठीक है, यही आएगा आपके पास, यहाँ पे कितना निकल कर आ गया, 4000 रुपये आ गया। मतलब जो PPP के हिसाब से, मतलब जो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अमेरिका का 4000 वाला सामान इंडिया में कितने रुपए में मिल जाता है, 1000 रुपए में मिल जाता है। इसका मतलब हुआ जो PPP है बेटा, वो हमें एक्चुअली में लोगों के पास कितना पैसा है और उस पैसे से वो कितना सामान खरीद सकते हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज देता है। क्लियर हो गया। अब समझो यहाँ पर भी क्या बोला गया है, समझते हैं। कहते हैं EY ने एक अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करा और उसके अंदर बोला कि इंडिया आने वाले टाइम पे, मतलब इंडिया के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी करेंसी के हिसाब से बढ़ने वाला है। ठीक है, ये बोला गया है। और इसको 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा, इसको बढ़ने के लिए कब तक टाइम लग जाएगा, 2038 तक का टाइम पीरियड यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ का और यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, अगला कहता है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें हमें लोगों को फाइनेंशियली किसके साथ जोड़ना था, बैंक के साथ जोड़ना था, इंश्योरेंस के साथ जोड़ना था और पेंशन्स के साथ यहाँ पर जोड़ना था। तो क्या नाम है स्कीम का, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ये कब लॉन्च हुई थी, अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। एक बहुत बड़ा मिशन था ये, जिसमें लोगों को बैंकों से जोड़ा जा रहा था और गौर करेंगे उनके अकाउंट, उनकी आइडेंटिटी, सब कुछ यहाँ पर मेंटेन की जा रही थी। इसे करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसका स्लोगन था मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या नाम था इसका यहाँ पर, मेरा खाता भाग्य विधाता, आपने याद रखना है। कहता है स्कीम सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ओपनिंग, कितना अकाउंट खुल गया था, 1.8 करोड़ बैंक इन सिंगल वीक के अंदर जैसे इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है कहता है ये जो अकाउंट है अब ये बढ़ चुके हैं, इतने हो चुके हैं, आप इसके साथ डेटा पढ़ लेंगे। 56% यहाँ पर जो अकाउंट है वो किसके नाम पर है, औरतों के नाम पर है। टोटल डिपॉजिट और 13 अगस्त, ये सब आप इसके साथ पढ़ लेना। ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे पता चला सरकार को, तो सरकार को पता चला जब 2011 की जनगणना हुई तो लोगों से बातचीत कर पता चला कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर प्रॉब्लम है कि जो 40% लोग हैं जो घरों पे रहते हैं उनका बैंक के साथ कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, इसीलिए इसको क्या किया गया, इस बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा गया। क्लियर हो गया, चलिए आगे। अगला क्या कहता है समझते हैं। अगली आती है इंडिया का पहला EMI ड्रिवन रुपए क्रेडिट कार्ड। ठीक है, गौर करना इसको, मैं इसको आपको यहाँ पर समझा देती हूँ और आप इसके साथ फिर इसको पढ़कर खत्म करेंगे। ठीक है, क्या कहता है समझो। मतलब एक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है और भारत पे ने मिलकर एक EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। ठीक है, EMI बेस्ड क्या करा है, क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर लॉन्च करा है। ठीक है, इस कार्ड की अगर हम बात करें तो इस कार्ड की खास बात ये है कि ये कस्टमर्स को बिल पेमेंट और उनके बड़े बड़े खर्चों को EMI में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो कोई सामान खरीदना है तो वो आपकी सारे पैसों को EMI में क्या कर पाएगा, कन्वर्ट कर पाएगा। इसमें कस्टमर अपनी EMI 12 महीने के अंदर पे कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इस कार्ड में डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल लॉन्च फैसिलिटीज़ होती हैं जो एयरपोर्ट में मिलती हैं वो भी मिलेंगी, आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ इसमें 1 साल का हेल्थ केयर चेकअप भी मिलेगा पूरा का पूरा, मतलब फैसिलिटी मिलेगी। और
और अगर शॉपिंग करने जाएंगे तो तब भी इसमें 48 दिनों तक कस्टमर पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब अगर मैंने मान लो मैंने कोई सामान शॉपिंग कर ली है तो 48 दिनों तक तो मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं आएगा अगर मैं पैसा वैसा वापस कर दूं ख़त्म पे। तो मतलब सीधी सीधी बात है, इस कार्ड को पेटीएम आप यूपीआई के साथ भी लिंक कर सकते हैं। और ये किसके लिए है, तो जिनकी मिनिमम एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख होनी चाहिए। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कितनी होनी चाहिए, 5 लाख मिनिमम आपकी यहाँ पर इनकम होनी चाहिए। क्लियर है। ये इनिशिएट किसके साथ लिया गया है, तो आप याद रखेंगे एनपीसीआई के द्वारा। और आपको याद है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कब बनी थी, सन 2008 में। और याद करें तो एनपीसीआई बनी है 19 दिसंबर 2008 को ये बनी थी। इसके साथ इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बुक्स एंड ऑथर्स वाला। कहता है द बुक सेसेशन टू द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया ऑथर्ड बाय पॉलिटिकल कमेंटेटर और पॉलिटिकल एनालिस्ट जिनका नाम क्या है, संजय बारू। इन्होंने इस किताब को यहाँ पर लॉन्च किया गया। ये किसके ऊपर है किताब, ये किताब बताती है किसके बारे में, उन लोगों का माइंडसेट जो कि इंडिया को छोड़कर गए और फिर कहीं और जाकर परमानेंटली सेटल्ड हो गए और जिनको हम एनआरआई भी कहते हैं। ठीक है, तो कहता है ओवर 2.2 लाख इंडियंस रेनाउंस्ड सिटीजनशिप इन 2022 और 2.16 लाख लोगों ने कब अनाउंस कर दी, 2023 में। मतलब लोगों ने इंडिया के कंपैरेटिव कहीं और जाकर सेटल होना ज़रूरी समझा। ठीक है, और आपको याद होगा हम एनआरआई डे किसकी याद में मनाते हैं, याद करिए, हम एनआरआई डे महात्मा गांधी की याद में मनाते हैं जब वो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 और ये कहाँ पर हुई है, तो आप याद रखेंगे मैट्रू गवर्नरेट इजिप्ट, सीधी बात है इजिप्ट में हुई है। कहता है ये जो एक बाईएनियल मतलब हो गया साल में 2 बार होने वाली मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, नहीं सॉरी 2 सालों में 1 बार होने वाली है। और कहता है ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी एयरफोर्स सबने पार्टिसिपेट करा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 1996 तक इसके अंदर और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, फिर पार्टिसिपेशन कम किया गया और अब ये सब कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग देने वाला पार्ट है, आप इसे पढ़ लेंगे। लास्ट आता है आपके पास सेक्शन इंपॉर्टेंट डेज और पहला सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना शुरू करते हैं। पहला आता है वर्ल्ड वाटर वीक। अब एक बात और याद रखना, एक है वर्ल्ड वाटर डे, वो 22 मार्च है, उससे कंफ्यूज मत करना उसको, वो अलग है, वो 22 मार्च है। ठीक है, याद रखेंगे। और वीक जो है वो 24 से लेकर 28 अगस्त तक मनाया जाता है। कहता है इसकी थीम थी वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। अगर हम बात करें सिंस 1991 इसको किसने लॉन्च करा है, SIWI ने। किसने लॉन्च करा है, SIWI, जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। क्या नाम है इसका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, याद रखना है आपने इसके बारे में। और कहता है स्टॉकहोम सेलिब्रेटेड इट्स क्लीन वाटर विद द पब्लिक फेस्टिवल, जिसके अंदर जो है ये वाटर की मीटिंग होती है, लोगों को ज्ञान वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अगली आती है न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ एक डे मनाया जाता है। आप सबको पता है वैसे तो कंट्रीज़ में पीस रहना चाहिए और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, पर आप सबको पता है बढ़ती डिमांड के साथ लोग किसकी तरफ फोकस करते हैं, यहाँ पर इन न्यूक्लियर पावर की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों मनाते हैं इस दिन को, क्योंकि द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पर हुआ था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट वॉज कंडक्टेड बाय 16 जुलाई 1945। और फिर अगर आपको याद होगा तो ये वही टाइम आ रहा है जुलाई वाला जब फिर हिरोशिमा और नागासाकी आते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके साथ पढ़ लेना है। इंडिया में भी 2 टेस्ट हो चुके हैं, एक है पोखरण 1 और एक है पोखरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला वाला नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी याद में मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद की अवार्ड की याद में हम इन्हें मनाते हैं। उनको विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता था और इन्हीं के नाम पर एक हाईएस्ट अवार्ड भी दिया जाता है जिसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। आपने याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो ये 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अगर आपको याद होगा करवाया हुआ है, 1928 में भी गोल्ड मेडल आए थे, 32 में लेकर आए थे, 32 मतलब 1932 और 1936 में भी लेकर
आए थे, ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। अब ये जो 29 अगस्त को मनाया गया, इसके अंदर मोदी गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च करा, 1 घंटा खेल के मैदान में, मतलब अपने जीवन, मतलब पूरे दिन का 60 मिनट आप किसको डिवोट करेंगे, यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी को डिवोट करेंगे। क्लियर है। इसी के साथ इंडिया ने इनॉग्रेट करा फर्स्ट मोंडो ट्रैक। मोंडो ट्रैक वो होता है बेटा जिसके अंदर लोग दौड़ते हैं, अगर आपने देखा होगा इस तरीके का टैग होता है जहाँ पे बंदे इस तरीके से खड़े होकर दौड़ लगाते हैं। तो मोंडो ट्रैक इंडिया को पहली बार कहाँ पर मिल रहा है, जवाहरलाल स्टेडियम में देखने को मिलेगा। क्लियर है। जिसकी स्पीड वगैरह बहुत अच्छी होती है, मतलब एक अच्छा फर्श होता है, फर्श भी नहीं बोलेंगे, ट्रैक होता है, रास्ता होता है वो, ठीक है। और इंडिया 25वीं कंट्री बनेगी जो मोंडो ट्रैक सरफेस को लेकर आएगी, ठीक है। अगला आता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, 30 अगस्त को मनाया जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आप सबको पता है एमएसएमई के साथ ये जुड़ेंगी, और ये वो कंट्रीज हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। एमएसएमई बेटा उन इकोनॉमिक एंटिटीज़ का ग्रुप है जिनको इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, और इनको डिफाइन करने के लिए कि एमएसएमई के अंदर कौन सी कंट्रीज आएंगी, कौन सी कंपनीज आएंगी, तो वो कब डिफाइन किया गया था, एमएसएमई एक्ट 2006 के अंदर इसको यहाँ पर बोला गया था, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हो गया आपके पास इंपॉर्टेंट डेज, और इंपॉर्टेंट डेज भी यहाँ पर ख़त्म होते हैं, और इस प्रकार आपके पास पूरा का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर वाइंड अप होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।